हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो काफी लंबा समय हो गया है, वीडियो नहीं आई है, बट बेफिक्र रहिए। आपको हमने जो बोला था कि आपको सारी की सारी पेपर से पहले पूरी वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, तो पूरी की पूरी आपको सारे चैप्टर वन शॉट में जरूर मिलेंगे। तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो उससे पहले 3 चैप्टर वन शॉट में पूरे पढ़ चुके हैं, आप उससे अच्छे से आराम से रिविजन कर लीजिए। और इसके बाद अगर हो सका तो हम चैप्टर नंबर 5 को लेके आएंगे, और अदरवाइज हम लोग पहले केमिस्ट्री सेकंड के 4 चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में वापस से आ जाएंगे। तो बेफिक्र रहिएगा, अगर चैप्टर नंबर 4 के बाद आपको चैप्टर नंबर 6 देखने को मिल जाता है तो आप ये ना सोचेगा कि चैप्टर नंबर 5 छोड़ दिया। छोड़ेंगे कुछ नहीं, आपको आखिरी तक मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर डी और एफ ब्लॉक के तत्व। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग को इसमें क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर सब कुछ कवर नहीं कर सकते, हम केवल मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को लेके चल रहे हैं और शॉर्ट से शॉर्ट स्टेप में लेके चल रहे हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है, संक्रमण तत्व की परिभाषा जाननी है इस चैप्टर में, ठीक है। डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा बोल दी जाए, संक्रमण तत्व की परिभाषा बोल दी जाए, बात वही है। और फिर जो संक्रमण तत्व होंगे इनको गुण क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्वों के हमें कुछ जो भी गुण हमारे पास में आते हैं उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो गुण है वो हमारे पास ये लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, रंगीन आयन, आयनन ऊर्जा, परमाणु या आयन त्रिज्या, ठीक है ना। इन गुणों का अध्ययन करना है। देखिए यहाँ पर हम कलरफुल मार्कर्स लिखते हैं, तो कभी कभी होता है अगर आप कम रिसोल्यूशन में चलाते हैं, यानी कि जो आपकी क्वालिटी है उसको कम रखते हैं, तो आपको सही से हो सकता है ना दिखाई दे। अगर कभी ऐसा हो रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको एकदम क्लियर होके दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें देखेंगे परीक्षण प्रभाव क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट व पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि और रासायनिक गुण, ठीक। मोस्टली यही आता है इसका, भौतिक गुण तो जल्दी नहीं आएगा, आएगा भी तो भी हम चलो देख लेंगे। फिलहाल हमारे लिए ये ज्यादा चीजें आती है, ठीक है ना, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि आ सकते हैं, उसके रासायनिक गुण आ सकते हैं। अब रासायनिक गुण में आपको फोकस किस पे करना है। देखिए कुछ भी आप पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि क्या होता है जब जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर एक शब्द जोड़ेगा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अपक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं। अब देखिए उसने बोला पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, तो आप पोटेशियम आयोडाइड से मत कराने लगना, ठीक है। हमको बस यही समझाना कि आपको वहां पर शब्द क्या ढूंढना, आयोडाइड। अगर आपको आयोडाइड शब्द मिल जाता है तो वहां पर आपको करना क्या है, आपको आई माइनस को समझ लीजिए I2 बदलना है। इन चीजों को अभी यहाँ पर याद कर लीजिए, हमारे जब ये रासायनिक गुण आएंगे वहां हम आपको अच्छे समझाएंगे कि आपको रिएक्शन कैसे करनी है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 लिखा प्लस H2SO4 लिखा, उसके बाद KI से रिएक्शन करा दी, क्योंकि उसने अम्लीय बोला था तो आपने अम्ल के रूप में H2SO4 ले लिया, KI से रिएक्शन करा के फिर आप वहां पर करने लगे कि क्या बनेगा, कैसे बैलेंस होगा। ये सब बवाल नहीं पाने की जरूरत है। इनको करने के तरीके क्या होते हैं, इनका थोड़ा सा अलग तरीका है, वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपसे कभी आयोडाइड शब्द बोल दे तो आपके दिमाग में आई माइनस आना चाहिए। पोटेशियम आयोडाइड उसने बोला है, के आई की जगह आपको याद रखना कि आयोडाइड शब्द है, यानी कि हमें आई माइनस लेना है और उसको बदलना है I2 में। उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन सल्फाइड बोल देता है तो H2S उसको बदलेंगे S में। कभी फेरस बोल दे, अब फेरस सल्फेट हो सकता है, फेरस क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। तो अगर फेरस शब्द बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, Fe2+ और आपको उसको बदलना है Fe3+ में, ठीक है। तो फेरस शब्द लिखा हुआ वहां फेरस सल्फेट लिखा, तो फेरस सल्फेट आपको नहीं लेना है, ओनली उस फेरस सल्फेट का फेरस लेना है, यानी कि Fe2+ बस, और उसको कन्वर्ट कर देंगे Fe3+ में बदल देंगे। तो आपको ये याद रखने है कि ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, I- इसमें बदलता है। इसी प्रकार स्टेनस क्लोराइड करके आ सकता है आपके पास में, तो स्टेनस क्लोराइड आ जाए तो आपको ध्यान रखना कि स्टेनस क्लोराइड नहीं, हमें ओनली स्टेनस चाहिए। स्टेनस का मतलब होता है SN के ऊपर 2+, जो कन्वर्ट होगा SN4+ में। तो ऐसे ही और भी चीजें आ सकती है, लेकिन मोस्टली ये जो है हमारे पास ये वाले हैं 1 2 3 4 सबसे ज्यादा आने वाले। अम्लीय माध्यम में कह सकता है आपको, क्षारीय माध्यम में कह सकता है, माध्यम नहीं बोलेगा, आपसे कहेगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की या क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की, ठीक है। तो इन 4 में से हम 2 एग्जांपल, इसके जो 2 होंगे वो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेकर बताएंगे, 2 होंगे हमारे पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर बता देंगे आपको, ठीक है ना। तरीका सेम टू सेम है, बस एक ही लाइन इस ऊपर की बदलेगी। हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए अलग चीज लेंगे हम लोग पहली लाइन पे, और पोटेशियम परमैंगनेट के लिए अलग चीज लेंगे, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं इसमें। इसके बाद क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण जो वो भी एक तरह का रासायनिक गुण है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। फिर CrO4 2- इसको हम लोग बोलते हैं परमैंगनेट। यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट था ना, उसमें परमैंगनेट का मतलब होता है, एक मिनट, परमैंगनेट डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का मतलब होता है CrO4 2-। यहाँ पे ये डाइक्रोमेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डाइक्रोमेट का मतलब क्रोमियम 2 बार होना चाहिए। तो ये है डाइक्रोमेट हमारा, और ये हमारा क्या होगा, ये ओनली क्रोमेट है। ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना पूछ लेता कभी कभी बनाने के लिए कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना बनाइए।
उसका लेंथेनर आकुंचन को जानेंगे। Ce3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादातर आता है, तो इसको हम जानेंगे कैसे करेंगे। और लेंथेनर व एक्टिनर में अंतर व समानता क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, कई सारी चीजों के बताएंगे, लेकिन यहाँ पर Ce3+ का कैसे करना वो भी हम आपको स्पेशली बताएंगे, ठीक है। बाकी सिखाने को तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पर सिखाएंगे अभी आपको। तो हमने अपने मेन टॉपिक देख लिए हैं, चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डी ब्लॉक क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब ये अंतिम उपकोष क्या है, बात समझिए। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी परमाणु जो होता है उस पर एक क्या होता है, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होती हैं बहुत सारी कक्षाएं, 9th में आप पढ़ के आए होंगे। इन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई सही नहीं भर रहे हैं, बस अपने काम चलाने के लिए यहाँ पर भर रहे हैं। तो कोई मान लीजिए कोई परमाणु एक ऐसा है जिसमें केवल 4 कक्षाएं हैं, तो इन 4 कक्षाओं में से जो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम चेक करेंगे कि भैया जो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उपकोष हमारे 4 तरह के होते हैं, S, P, D और F होते हैं, ठीक है ना। ये 4 तरह के उपकोष होते हैं। तो जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु के, वो कौन सा उपकोष में जा रहे हैं। अगर वो S उपकोष में प्रवेश करते तो S ब्लॉक के तत्व, P उपकोष में प्रवेश करेंगे तो P ब्लॉक के तत्व, D उपकोष में प्रवेश करेंगे D ब्लॉक के तत्व, F में प्रवेश करेंगे तो F ब्लॉक के तत्व, है ना। तो वही लिखा है कि जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक याद रखना पड़ेगा, क्या चीज, इनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से 2 N-1 D1 से टर्म। अब यहाँ पर ये N क्या है और ये N क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो आखिरी कक्षा है जिसको आप कह रहे हैं कि कौन सी है, ये चौथी कक्षा, और ये वाली जो कक्षा है ये कौन सी है, तीसरी कक्षा, ठीक है। बताइए नहीं है क्या, ये तीसरी कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये पहली कक्षा है, ठीक। तो यहाँ पर जो आखिरी कक्षा होती है इसको हम कहते हैं, ये है हमारी N कक्षा, कौन सी है, N। और ये वाली जो है हमारी दूसरी वाली जो होती है उसको हम कहते हैं N-1, क्या बोलते हैं, N-1। अब चाहे चेक कर लीजिए, अगर आपकी आखिरी कक्षा कितनी है, 4, N की वैल्यू क्या होगी, 4, तो यहाँ पर 4 रखिए, 4 माइनस 1, ये कौन सी बची, 3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली कक्षा को N से और उससे अंदर वाली कक्षा को N-1 से और उससे भी अंदर वाली कक्षा को N-2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए इस कक्षा की कोई बात कर दे तो आप क्या लिखेंगे, कहेंगे आप ये कि N-2 है, यानी कि ये कौन सी है, N हमारी चौथी कक्षा है, तो N-2 का मतलब 4 - 2 दूसरी कक्षा, चेक कर लीजिए दूसरी कक्षा थी क्या है, हाँ क्लियर है। तो सबसे बाहरी कक्षा को N, उससे अंदर वाली कक्षा को N-1 और उससे बाहर वाली कक्षा सबसे अंदर वाली कक्षा को N-2, उससे अंदर वाली कक्षा को N-3 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर हमारे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा कि आपको क्या रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा होगा ये N कक्षा का मतलब हो गया यानी कि सबसे बाहरी कक्षा, और N-1 का मतलब हो गया बाहर से एक अंदर वाली कक्षा। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी है, NS। ध्यान समझिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दे रहे हैं कि NS का मतलब हो गया यहाँ पर कि अंतिम कक्षा में S है, ठीक है, और अंतिम से अंदर वाली कक्षा का क्या है, D है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अंतिम के S में भर रहे हैं प्लस अंतिम से अंदर वाली की D में भर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अंतिम में S में भर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, अंतिम से अंदर वाली में D में भर रहे होंगे, और उससे भी अंदर वाले में N-2 का मतलब F में भर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो F में भर रहे होंगे वो कहाँ के होंगे, N-2 के होंगे, यानी कि सबसे बाहर से जो अंदर वाली है उससे भी अंदर वाली, ठीक है। बात क्लियर। तो आपको देखिए ये याद रखना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए, बहुत आपके काम आएगा। तो जिनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और इनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 N-1 D1 से 10 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में प्रवेश करते हैं उसको हम F ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1 D0 से 1 N-2 F1 से 14 होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए कि अगर हम डी ब्लॉक के तत्वों को समझते हैं तो भैया डी ब्लॉक जो है हमारे कितने होते हैं। एक बार जरा आवर्त सारणी में आइए, यहाँ पर देखिए ये हमारी आवर्त सारणी है जो 4 ब्लॉकों से बटी होती है ना, 4 ब्लॉकों में बटी है। ये देखिए ये वाला S ब्लॉक है, ये 2 आपको दिख रहे हैं खड़े खड़े, बाकी जो आपको 10 दिख रहे हैं ना 3 से 12 तक के, ये डी ब्लॉक है, और ये वाले जो 6 आपको दिख रहे हैं ये पी ब्लॉक है, और जो नीचे हमने बना के रखे हैं ये होते हैं एफ ब्लॉक के, ठीक है। एक्टिनाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्टिनॉइड, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के और ये एफ ब्लॉक के।
अब यहाँ पर समझिए एक बात को, जो खड़े खड़े होते हैं इनको हम कहते हैं वर्ग या समूह। क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। अब जब इसको ऐसे देखना है, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ऐसे करके 13 14 15 16 17 18, तो ये जो 18 है हमारे खड़े खड़े, इनको हम कहते हैं वर्ग या समूह। और इस तरह से आप देखिए, तो देखिए ये कहाँ जाएगा? ये वाले पे जाएगा ना, इस पे मिलेगा जाके, शायद हो सकता है सीधा ना बना हो, ध्यान रखिएगा आप। ये वाला देखिए, ये वाला जो है, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इनको हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है, तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त, तो ये वर्ग है और ये आवर्त है। तो आप चेक करिए जरा, डी वाला किस आवर्त से स्टार्ट हो रहा है? डी वाला स्टार्ट हो रहा है चौथे आवर्त से। ठीक है ना, चौथे आवर्त से ये स्टार्ट हुआ है, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, मतलब केवल 1 2 3 4। डी वाले केवल कितने हिस्से होते हैं? 1 2 3 4, 4 आवर्त होते हैं उसके केवल, जो भी चौथे से भी स्टार्ट होता है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। और जो लेंथेनेड वाला, एक्टिनेड वाला हमारा वो है, वो कितना है? ध्यान समझिए, यहाँ पर जब छठवें में आप प्रवेश करते हैं तो जब इस जगह पर आएंगे, डी पर स्टार्टिंग में ही आएंगे, तो इसी जगह पर ये वाले होते हैं लेंथेनेड वाले, यानी कि ये छठवें आवर्त के ये हैं और सातवें आवर्त के ये हैं। ठीक है ना, तो ये जो लेंथेनेड एक्टिनेड होते हैं वो छठवें और सातवें आवर्त के ही होते हैं, तो इनका आवर्त नंबर कोई अलग से नहीं रखा जाएगा। बात क्लियर है आपको? ये छठवें और सातवें आवर्त से ही निकाले गए हैं, यहाँ से, इस जगह से। ठीक है, इधर से निकाला गया है लेंथेनेड, इधर से निकाला गया एक्टिनेड, जिनको हमने एफ ब्लॉक बना दिया है। बात क्लियर है? तो डी वाला हमारा चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां है, और ये वाला एफ वाला छठवां और सातवां वाला हिस्सा होता है। बात क्लियर है? तो हमें एफ वाले कितने होंगे? हमारे पास केवल 2 होंगे। हाँ, अब समझते हैं इसको, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। देखिए, चौथे वाले को हम लोग कहते हैं 3D। क्या कहते हैं? 3D। अब यार 3D क्यों कहा? यहाँ पर जो चौथा नंबर दिया गया है ना, ये अंतिम कोष का वो है। ठीक है, अंतिम कोष का नंबर दिया गया, मतलब ये चौथे कोष के हैं सारे। ये कौन से हैं? चौथे कोष के। और जब चौथा कोष है तो चौथा कोष का मतलब अंतिम कोष हमारा 4 है, और जब अंतिम कोष हमारा 4 है तो यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 4 - 1 3। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जो डी का होता है वो कौन सी श्रेणी होती है? 3D श्रेणी होती है। यहाँ पर कौन सी श्रेणी होती है? 3D श्रेणी। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यानी कि जब हम लोग यहाँ चौथे आवर्त की बात करते हैं तो चौथे आवर्त के जो डी हैं ये वास्तव में भरते किसमें? ये वास्तव में भरते हैं 3D में। ठीक है ना, ये चौथे आवर्त में जो डी में भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके लिए हम क्या नंबर यूज करेंगे? 3D। क्यों? कि हम इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से साफ साफ देख पा रहे हैं कि यदि हम चौथा कोष लेते हैं, ये जो नंबर है ये आखिरी अंतिम कोष के नंबर है। पहले कोष में है ना, ये मतलब पहला कोष आखिरी कोष होगा, ये दूसरा कोष आखिरी कोष होगा, इसमें तीसरा कोष आखिरी होगा, चौथा कोष आखिरी होगा, पांचवा कोष आखिरी होगा, छठवां कोष आखिरी होगा, सातवां कोष आखिरी होगा। तो यहाँ पर जिसमें डी स्टार्ट हो रहा है उसमें आखिरी कोष का है क्या? 4। तो आखिरी कोष मतलब n की वैल्यू 4 है, तो n-1 की वैल्यू कितनी आएगी? आएगी 4 - 1 3। 3 आ जाएगी ना, कितने आ जाएगी? 3, है ना। और जब 3 आ जाएगी तो मतलब चौथे के लिए जो डी वाला होगा वो क्या होगा? 3D होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? या तो आप इसको 3D श्रेणी बोलिए, क्या बोलिए आप? 3D श्रेणी, या इसको आप कहिए प्रथम संक्रमण श्रेणी। यस, ये हमारा जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं इनको? चलिए आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? कह रहा वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करते हैं उनको तो हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको आप और दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वर्ग नंबर 3 से 12 तक के तत्व जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, बात समझिए ध्यान से। वर्ग नंबर 3 से 12, देखिए 3 से 12 तक कौन है? सारे डी तो है, तो डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा गया है। तो एक तो हम ये बोलेंगे भैया कि ये वाली परिभाषा तो हम डी ब्लॉक के लिए देंगे कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 3 से 12 तक के जो तत्व होंगे उनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। फर्क क्या है? फर्क ये है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा था डी 1 से 10, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। मतलब इसमें जो डी के होंगे सब में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। डी में हम 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसके डी में सब में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इनमें से ध्यान दीजिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक भरेंगे, मतलब कि पूरे 10 इलेक्ट्रॉन ना भरे हों, डी पर 10 ना हो। ठीक है, तो डी पर 10 केवल किसमें होगा? 1, 2, 3, 4, बाकी सब में क्या होंगे? 10 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन सभी को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में जो संक्रमित हो या फिर जो पूरी तरह से भरे ना हो। तो 2 लोगों के बीच की बात करें तो देखिए एस और पी के बीच में फंसे हुए 3 से 12 वाले, इसीलिए हमने इनको संक्रमण तत्व कहा।
कि 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। या फिर दूसरी बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि भैया अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका क्या होगा, NS1 से 2, देखिए सेम टू सेम है, N-1D, लेकिन 1 से 9, पूरा 10 नहीं लिया गया है। तो जो संक्रमण होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी में 1 से 9 तक होता है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1 से लेकर 9 तक भरे होंगे, पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होंगे। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक भरे हैं, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए हैं, उनको भी हम कहेंगे संक्रमण तत्व। इस बेस पर परिभाषा ज्यादा दी जाती है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया आपको, 3 से 12 तक के तत्व जो है वो डी ब्लॉक के भी है और उन्हीं को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। संक्रमण का मतलब क्या है, जो दो लोगों के बीच में संक्रमित हो, फंसे हुए हो, तो SO-P के बीच में फंसे, इसलिए हमने इनको कहा संक्रमण तत्व। अदरवाइज एकदम एग्जैक्ट परिभाषा देनी है तो जिनके इलेक्ट्रॉन जो है भैया वो 1 से लेकर 9 तक भरे हो, पूरे 10 ना भरे हो, क्योंकि डी पे जानते हैं हम 10 ज्यादा भर नहीं सकते हैं, तो डी पर 10 ना भरे हो, पूरे फुल फिल्ड ना हो, कितने हो, 10 से कम हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, इन सबको हम कहेंगे संक्रमण तत्व। बात क्लियर है। तो उम्मीद करेंगे आपको यहाँ समझ में आ गया संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो वही हमने लिखा कि भैया जो 3D श्रेणी होती है, जो चौथा कोष है वो अंतिम कोष होता है, और अंतिम कोष के हिसाब से अगर हम डी का रखें तो डी को हम N-1D बोलते हैं, तो वहां पर आएगा 3D। इसलिए हमने कहा कि भैया चौथे कोष वाली जो श्रेणी होती है, यानी कि चौथे आवर्त की जो श्रेणी होती है, उसको या तो हम कहें प्रथम संक्रमण श्रेणी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, ये श्रेणी चालू हो रही है संक्रमण वाली, 1, 2, 3, 4, ये संक्रमण तत्व की श्रेणियां हमारी चालू हो गई हैं। तो या तो हम इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी, या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, या फिर 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, है ना। तो 3D या प्रथम संक्रमण श्रेणी होगी हमारी, 4D या द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 5D या तृतीय संक्रमण श्रेणी और 6D या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ये 4 तरह की श्रेणियां होती हैं डी ब्लॉक के तत्वों में, ठीक है। और अब इनमें तत्व कौन से होते हैं, तो देखिए जब इसकी बात करते हो तो यहाँ पर जो तत्व है सबसे पहला डी में जो बढ़ता है वो होता है स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21, और आखिरी में जो जाता है वो होता है जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30। तो स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के जो तत्व आते हैं यहाँ पर, उनको हम कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व या 3D श्रेणी के तत्व, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर तत्वों को जानना है, कौन कौन से भरे होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक कितना कितना क्या होगा बीच में, सबको याद करना है आपको। तो बेसिक का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जियो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का, उसमें पूरा बाकायदा अच्छे से हमने सिखाया कि आवर्त सारणी कैसे बनाएं, कैसे भरें, कैसे इनको याद करें, इनके नाम क्या होते हैं। आप वहां से जाके जियो लेवल बेसिक केमिस्ट्री से इसको जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाली हमारे पास जो आती है ये वाली 4D या फिर द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसमें कहां से होता था, तो Y से लेकर CD तक के, ठीक है। तो Y होता है यट्रियम, CD होता है कैडमियम, चालू होता है 39 से, खत्म होता है 48 पे, मतलब 39 यहाँ चालू होगा और यहाँ पर 48 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Y होगा और यहाँ पर होगा CD। उसी प्रकार देखिए जो 5D श्रेणी है वो हमारा चालू होता है 57 La से और फिर 72 आ गया, मतलब यहाँ पर तो हम 57 La लिख रहे हैं लेंथेनम और फिर यहाँ 72 लिख दिया, तो हमारे जो 57 था उसके बाद 58 से लेकर 71 तक कहाँ गए, तो 58 से 71 तक के हमारे यहाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं 58 से 71 तक के तत्व, ठीक है। तो वही तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हमारे एफ ब्लॉक होते हैं वो हमारे 6वें और 7वें आवर्त के होते हैं, क्योंकि यहीं से निकाले गए। तो आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो पहला मैं 57 रखा, फिर 72 रख दिया, तो 57 के 72 आ गया, बाकी कहाँ गया बीच के, तो बीच के जो 58 से 71 तक यहाँ पर होते हैं, जिनको हम लेंथेनाइड बना देते हैं, ठीक है। अच्छा लेंथेनाइड नाम क्यों रखा इनका, देखिए यहाँ पर जो है वो कौन सा है, La 57 La, लेंथेनम से गुण मिलने की वजह से इनका नाम लेंथेनाइड रखा गया है। उसी प्रकार नीचे आइए, देखिए 89 के बाद 104 आ गया सीधे, तो 89 मतलब देखिए यहाँ पे इसको अलग समझाएं हम, तो यहाँ पर आपके पास La है 57 नंबर और यहाँ पर है 72 नंबर पे HF, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जब आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 80 नंबर पे मिलेगा मरकरी। उसी प्रकार जब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले आपको 89 नंबर पे AC मिलेगा एक्टिनियम, ठीक है। और फिर इस वाले बगल वाले में 104 आ गया RF, यानी कि रदरफोर्डियम। अब रदरफोर्डियम यहाँ पर RF आ चुका है, तो हमारा बीच में देखिए 90 से 103 गायब हो गए, तो 90 से 103 के कहाँ पर है, ये वाले हैं, 90 से 103 तक के तत्व हमारे इसमें रहते हैं ना, जिनको हम कहते हैं एक्टिनाइड। क्यों बोला गया एक्टिनाइड, क्योंकि एक्टिनियम से समानता होती है, इसलिए इनको कहा गया एक्टिनाइड। एक्टिनियम के जस्ट बाद में रखे 89, 90, 91, 103 तक यहाँ पर हो गए, फिर 104 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ 89, यहाँ पर 104, 104 से लेकर यहाँ तक जाएगा 112 तक, ठीक है। तो इस तरह से हमने भैया इनको समझ लिया, हमारे याली तत्वों को, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड को भी समझ लिया कि लेंथेनाइड कहाँ से होते हैं 58 से 71 तक के, और एक्टिनाइड होते हैं 90 से 103 तक के, ठीक है। तो हमारे ये एफ ब्लॉक के तत्व है, इनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है N-2F, क्या कुछ चेक करके देख लीजिए, N-2F, ठीक है। और इसके लेंथेनाइड बोला गया, हमने कहा कि 2 हिस्से होते हैं हमारे, एक लेंथेनाइड एक वाला होता है एक्टिनाइड ना। तो लेंथेनाइड में 58 Ce से लेकर 71 Lu यानी कि सीरियम से 71 लुटेशियम तक होता है, और 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंशियम तक के हमारे यहाँ पर भरे होते हैं,
ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व समझ में आ गए क्या होते हैं, कौन कौन सी श्रेणियां होती है, कौन कौन से तत्व इसमें होते हैं, इनको जरूर याद कर लीजिए, बहुत आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आपको लिखने काम आएगा, कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है कि चारों श्रेणियों के बारे में बताइए, तो चारों श्रेणियों के नाम लिखिए, उनकी परिभाषा लिखिए बढ़िया से और लिख के एग्जाम्पल में इसको लिख दीजिए, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी हमने जान लिया है। अब हम समझेंगे हमारा लास्ट टॉपिक आज का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने के लिए यहाँ पर हमने छोटी सी ट्रिक दी है आपको। आप तो समझ में आ ही गया अभी तक आपको कि आवर साड़ी जो 4 ब्लॉकों में बटी होती है एसपीडीएफ, तो हमने यहाँ पर देखिए एसपीडीएफ इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ करने वाले हैं। तो एसपीडीएफ हमने 4 इससे लिख लिए हैं। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, क्या आपको जब भी कहीं पर पहली बार एस दिखेगा तो पहली बार को एस को आप 1 नंबर चालू करेंगे, उसके बाद आगे वाले एस को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आपको नंबर बढ़ाते रहना एस पे। और पहली बार पी दिखेगा तो उसको आपको 2 नंबर से स्टार्ट करना, कहां से, 2 नंबर से। तो 2 नंबर से पहला पी, फिर दोबारा पी दिखे तो 3, 4, 5, 6, मतलब एक नंबर का पी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, 1 पी नहीं होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार पहला डी आपको 3 नंबर से स्टार्ट करना है और पहला एफ 4 नंबर से, तो 4F होगा हमारा। एफ के लिए कभी भी 3F, 2F या 1F नहीं होता है। इसी प्रकार डी के लिए 2D या 1D नहीं होता है, और इसी प्रकार पी के लिए 1P नहीं होता है, ठीक है ना। तो एस को हमेशा 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। पी को हमेशा 2 नंबर स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, जो भी आगे पी आएगा उसको 3P, 4P, 5P देखें। फिर 3D से स्टार्ट होगा, डी जो है 3 से स्टार्ट होगा, 3D, फिर 4D, 5D, 6D ऐसा बढ़ता जाएगा। और एफ हमारा 4 से स्टार्ट होगा, 4F, 5F, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब इसके ऊपर जानना आपको कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस पे कितने भरे जाते हैं। तो एस पर आपको ज्यादा से ज्यादा आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, कम से कम 1 भर लो, ज्यादा से ज्यादा 2 से ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरने। पी पर मैक्सिमम 6 भर सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो 1 से 6 तक भर सकते हो, लेकिन 6 के ऊपर नहीं। इसी प्रकार डी पर 10 से ज्यादा नहीं भर सकते। हम लोग देखिए पीछे पढ़ चुके हैं कि डी पर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एस पर 1 से 2 तक भर सकते हैं, ठीक है ना। तो एस पर 2 से ज्यादा नहीं, पी पर 6 से ज्यादा नहीं, डी पर 10 से ज्यादा नहीं, और एफ पर 1 से 14 तक भर सकते हैं। इसका मतलब है एफ पर 14 से ज्यादा नहीं भरने। आपको याद करने में प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं, एसपीडीएफ आपको क्रम याद है, बस समझ लीजिए याद हो गया। एस का याद कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन आगे +4 करते जाइए, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और तरीका बता दिया आपको याद करने का। अब देखिए ट्रिक क्या होगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, ये हमारे पास एक ट्रिक्स आपने लिखी हुई है। वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बेसिक डाला हुआ है, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे छोटा सा रिवीजन आपको दे दे रहे हैं। जिन्होंने वहां से याद कर लिया है, पढ़ लिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेफिक्र होकर बहुत आराम से आप सीख जाएंगे, ठीक है। वो सीखा तो वीडियो के इंड स्क्रीन पे, या फिर हम तो कहेंगे इंड स्क्रीन पे, क्या वहां पर कहाँ इंतजार करते रहेंगे, आप जाइए और जाके प्लेलिस्ट में वहां पर ढूंढिए, जाके जितनी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री का, और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली प्लेलिस्ट को देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले में आपको बहुत अच्छे से वहां पर क्लियर हो जाएगा कि सारे इलेक्ट्रॉनिक हमने सिखाए वहां पर, सारे के सारे, ठीक है ना। आयन वाले भी सिखाए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास ट्रिक क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि सास पास पास, क्या रखेंगे, सास पास पास, दे पास दे पास। देखिए सास को एक बार बोलना है, फिर बाकी चीजों को 2 बार, पास पास, दे पास, दे पास, फिर दे पास, फिर दे पास। चलिए हमारे साथ बोलिए, सास पास पास, दे पास दे पास, फिर दे पास, फिर दे पास। एक बार और, सास पास पास, दे पास दे पास, फिर दे पास, फिर दे पास। उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया होगा। देखिए तो अब यहाँ पर मतलब क्या होगा इसका, सास का मतलब हो जाएगा एस एस सास, पास का मतलब पी एस डी पी एस डी पी एस। एक बात ध्यान रखिएगा, सारे के सारे स्मॉल लेटर होंगे, ठीक है ना। कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैपिटल लेटर में मत करिएगा, ये सारे सारे स्मॉल लेटर हैं। ये पी भी जो है स्मॉल लेटर में ही लिखा हुआ है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर लाइन नहीं है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज अगर लाइनें होती तो कुछ इस प्रकार से होती है कॉपी में लाइनें, तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ये स्मॉल पी और ये होता है कैपिटल पी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं किसको, पी को, या ऐसा समझ लीजिए ऐसा लिख देते हैं इस तरह से, तो ये होता है स्मॉल पी, तो वो स्मॉल पी ही बना हुआ है, ठीक है। डाउट ना हो आपको, हम थोड़ा सा यहाँ पर लाइन ऐसे कर दे रहे हैं ना, आप भ्रमित हो जाए। तो सास पास पास, दे पास दे पास, फिर दे पास, फिर दे पास, ओके। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या था। चलिए अब इस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर लेते, तो एस पर 2 2, पी पर 6 ज्यादा नहीं, 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 2, ठीक है। और स्टार्टिंग के नंबरों को हम कैसे लिखेंगे, वो हमने आपको बताया था कि पहला एस दिखे तो आपको 1
फिर आगे बढ़ाते जाइए 2 3, ये अलग हो चौथा S, 5S, 6S, ये 7S, ये 8S। ऐसे पहले डी को आप कहाँ से, पहले पी को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2P, 3P, 4P, 5P। पहले डी को 3 नंबर से तो 3D, 4D, 5D, 6D। पहले F को 4 नंबर से 4F, 5S। आप समझ लीजिए आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की पूरी ट्रिक लिख चुकी है, बस आपको करने की देर है। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं 25 MN का और 26 FE का, ठीक है। या फिर हम पहले 25 MN का, फिर आपको इन दोनों को बताते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवादी है। अपवादियों को कैसे करना है आपको, ये 2 अपवादी हमारे पास यहाँ पर हैं। बाकी डी ब्लॉक में तो होते टोटल 10 अपवादी हैं, जो कि हम बता चुके हैं आपको कि जाइए वहां पर प्लेलिस्ट में जियो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जियो लेवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बना हुआ प्लेलिस्ट, उस पर जाकर देखिए। वहां पर आप बहुत अच्छे सीख जाएंगे, पूरे पूरे बढ़िया से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पर अपवादी वालों को बहुत अच्छे सीख लीजिएगा जाके। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, ठीक है। देखिए या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए पूरा, और आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक देखिए याद होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक भी याद करना, तो जियो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक याद रखना कि कभी MN का बोल देगा तो MN का परमाणु क्रमांक होता है 25। अब आप करना क्या है, या तो आप ऐसे बना लीजिए और इसको 25 नंबर को ढूंढिए यहाँ पर कहाँ पर है। देखिए 2 2 4 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 2 20 और 20, और इसमें आ जाएगा 5 25, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ 10 की जगह 5 लिखना है, बाकी पूरा वैसे छाप दीजिए देख के उसको। तो क्या आएगा वहां पर देख के अगर छापेंगे उससे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 3d10 की जगह 5 कर दिया, बस आपके 25 तक पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया MN का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला तरीका तो हमारा ये था, ठीक है। अच्छा चलिए दोबारा फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पर 24 CR लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जब करेंगे तो यहाँ तक 20 आए थे आपके ना, यहाँ पर आए थे 20। गिन लीजिए एक बार, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 का करना है तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1s2, फिर से उसी देख के छाप देंगे 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। तो हमने तो ये वैसे ही कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। अपवादी क्या है इसमें, अच्छा बताते हैं आपको। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा दे रहे हैं ना, अपवादी क्या है फिर बताते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको मान लो उसको नहीं देखना है, तब आप क्या करेंगे, तो आपको ट्रिक्स तो सिखाई ना हमने, वो लगाइए कैसे करेंगे आप। तब देखिए ऐसे करिएगा, 29 है तो अब ऐसे करिएगा, सास पास, ठीक है, एक मिनट रुकिए, सास पास पास। अब आगे भी आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो दे पास करके लिख लीजिए आप, ठीक है। बट पहले इलेक्ट्रॉन भर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितने चाहिए। तो 29 चाहिए, तो 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 और 9 29, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, ठीक है। फिर आपको नंबरिंग करना आता है, पहले इसको 1 नंबर से तो फिर 2, फिर ये वाला 3, ये वाला 4, पहले पी को 2 नंबर से तो फिर ये वाला 3, पहले डी को 3 नंबर से। बस देखिए इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। इस वाले में देखिए क्या करेंगे, सास पास पास और दे पास ना, दे में हमारा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 और 6 26। पहले इसको 1, फिर दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, पहले पी को 2 से, फिर 3 से, पहले डी को 3 से, ठीक है। देखिए बस हो गए इलेक्ट्रॉनिक हमारे। अब देखिए अपवादी क्या है, इसमें हमने कहा जो आपसे अपवादी है CRCU, उसमें क्या फर्क है बताते हैं आपको, समझिए। अंतर ये है कि बस आखिरी में देखिए यहाँ पर ये जो 4 और 9 लिखा है ना, तो डी वाले जो 4 और 9 है ये करेंगे क्या, ये बगल वाले S से, पड़ोसी S से अपने जो यहाँ पर जो लिखा हुआ 4s और 4s ना, आखिरी वाला जो होता है अंतिम कोष का जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके S से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर भर लेते हैं। तो अर्थात यहाँ 4s2 की जगह होना चाहिए 4s1 और 3d4 की जगह हो जाएगा 3d5। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया। इसी प्रकार यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो ये 4s1 बचा और उसमें डाल दीजिए तो 9 से हो गया 10, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है इसका अपवादी। अच्छा ये भी देखिए हमने जैसे यहाँ पर Ce3+ का इंपॉर्टेंट लिखा था, उसी प्रकार से ये भी हमारे दोनों क्या है, ये दोनों भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए, ये भी आ सकते हैं। हाँ हो सकता है कि आपके पास ओनली CRCU ना दे, वैसे CRCU भी लिख के आ सकता है और ना इस पर आयन भी लगा सकता है कि 2+, 3+, 4+, ऐसा भी कुछ दे सकता है। तो कभी आयन वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं तब आप कैसे करेंगे, तो चलिए एक यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। हम चलिए यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको एक अपवादी और एक नॉर्मल। नॉर्मल में हमारे पास Fe2+ का बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। और अपवादी में चलिए हम यहाँ पर कॉपर 2+ का
बता देते हैं आपको, ठीक है, या कॉपर प्लस का बता दे रहे हैं, प्लस हो 2+, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझिए करना क्या आपको सबसे पहले तो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए जैसे आप करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आना चाहिए इसमें इस वाले में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पर 3d9, ठीक है। अब सुनिए, हम जानते हैं ना अपवादी है, तो यहाँ पर 9 की जगह कर देंगे 10 और यहाँ 2 की जगह कर देंगे 1। तो हमने हमको जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता था, हमने वो जो सीखा था, जो अपवादी था अपवादी वाला कर दिया, नॉर्मल था नॉर्मल वाला कर दिया। अब यहाँ पर प्लस का मतलब समझते हैं। देखिए जिस पर जितने प्लस लगते हैं ना, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तभी इनके ऊपर प्लस आ जाता है। तो आपको सबसे आखिरी के नंबर से इलेक्ट्रॉन हटाने जितना ऊपर प्लस लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्लस है, 2+, तो 2+ है, तो सबसे आखिरी का कौन सा है आपका, सबसे आखिरी नंबर है 4 नंबर, सबसे बड़ा नंबर यही। तो इसी से क्या करिए आप 2, चलिए काम करते हैं, आपको यहाँ पर 3+ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। 3+ का मतलब हो गया सबसे आखिरी नंबर ये है 4s वाला हमारा, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हमें 3 हटाने हैं, तो 2 तो इसी से हम गायब कर देंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटते ही ये भी कक्षा हट जाएगी। अब एक और बचा, तो एक कहां से हटाएं, क्योंकि हमें 3 नंबर के तो 3 मिल रहे हैं, तो 3 नंबर 3 मिला। देखिए पीछे का कौन सा है, तो पीछे का हम जानते हैं कि डी होता है भैया, ये देखिए SP, D, F, तो सबसे पीछे होता है F, फिर होता है D, F तो है नहीं हमारे पास, कौन है, D है। तो 3 नंबर का हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पर, D, तो D मौजूद है, तो सबसे पीछे का D है, तो सबसे पीछे वाले से हटाएंगे, या तो सबसे बड़े नंबर से हटाइए, और सबसे बड़े नंबर हटने के बाद यदि एक जैसे नंबर कई सारे हो जाए, सबसे पीछे वाले से हटाइए। तो 2 तो वहां से हट गया था और एक यहाँ से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3d5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3d5, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार देखिए Cu+ है, अब Cu+ है तो कहां से हटाएंगे आप, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हटाना, 4 नंबर वाला यही है हमारा, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब हो गया, ये देखिए इसको हटा दिया, तो केवल 3d10 बचा हमारा, 3d10। तो इस तरह से हो गया हमारा आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। तो जब Ce3+ का हम लोग करेंगे तो उम्मीद करेंगे आप वहां पर समझ जाएंगे कि कैसे हमें करना है। Ce3+ का ये वाला जो दिया गया, काफी हमारे टाइम लगेगा इसमें, तो एक काम करिए कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग अपने आगे का शुरू करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। संगमरमर तत्व की परिभाषा, संगमरमर तत्व के गुण, मतलब कुल मिला के कुछ बेसिक बातें जान ली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने जान लिया है, फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे आता है वो भी हम बताएंगे, कि मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता तो लिखना क्या है, ये सब बवाल नहीं करना है, ठीक। लेकिन आपने मेन बेसिक चीजें आज अभी जान ली हैं, तो हम लोग जल्दी से इसका आगे की भी शुरू करते हैं। सारी परिभाषाओं को आज पूरे चैप्टर को खत्म करना है हमें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग आगे तो बच्चों ये हमारे सामने आ चुके हैं, अब आगे के टॉपिक चलिए इनको समझते हैं करके। हमें आज क्या पढ़ना है, आज हम लोग क्लियर करेंगे संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में, ठीक है सारे के सारे गुणों को जानेंगे, और कुछ गुणों को पढ़ने से पहले हम पर्यवेक्षण प्रभाव को पढ़ेंगे, ये पर्यवेक्षण प्रभाव क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कभी कोई कह देता है कि संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए, उसमें आपको ऐसे 4-5 हेडिंग दे देता, हमने यहाँ पर 7 लिखी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकी गुण, रंगीन आयन का निर्माण, आयनन ऊर्जा में परिवर्तन, या परमाणु व आयनिक त्रिज्या, ठीक है। परमाणु व आयनिक त्रिज्या की जगह यहाँ पर परमाणु व आयनिक आकार भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, परमाणु आकार भी लिख के यहाँ पर आ सकता है इसकी जगह पर, ठीक है तो हमें यहाँ पर समझना क्या है कि भैया अगर ऐसे मतलब डायरेक्ट आपसे बोल देता है कि निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए, ऐसे डायरेक्ट पॉइंट दे देता है, या फिर आप इन निम्न गुणों से क्या समझते हैं, या कुल मिलाकर ये शब्द अगर आ जाते हैं किसी क्वेश्चन में तो आप उसके आंसर किस प्रकार से देंगे, हम उसको जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गुण के बारे में आपको बताना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भैया जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। या फिर डी ब्लॉक में जिन तत्वों में क्या होता है, जिन तत्वों में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं इतना आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। हो सके तो हर एक में लिखिए आप। फिर आप यहाँ बताएंगे इसके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS1 से 2 N-1 D1 से 10 होता है, ये आपको कल याद करवाया था डी ब्लॉक का, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है, बस इसमें ही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला हिस्सा खत्म। हाँ हो सकता है अगर आपको देना हो तो 2-3 डी ब्लॉक के तत्वों को आपको जो याद हो, जिंक हो, आयरन हो, कॉपर हो, क्रोमियम हो, जो आपको याद हो, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आते हैं उसमें से 2-3 के एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है फिर ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अगर पूछ लेता है तो आप ध्यान रखेंगे डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं सारे के सारे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कैसी परिवर्ती मतलब वेरिएबल्स, अर्थात इसका मतलब क्या है कि एक से अधिक प्रकार की, है ना। जैसे कॉपर होता है वो प्लस भी दिखाता, +1 और +2 भी दिखाता है। आयरन जो होता है वो Fe यानी जो है हमारा वो +2 और +3 दिखाता है। इसी प्रकार लेड जो है +2 +4 दिखाता है।
ठीक है। गोल्ड हमारा जो होता है वो 1 भी दिखाता है प्लस का 3 भी दिखाता है। तो सारे अलग अलग है। जैसे Mn है, Mn तो आपको +2 भी दिखाएगा, +3 +4 +5 +7 तक ले जाता है वो। तो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये शो कर सकते हैं, ठीक है ना। और मोस्टली क्या होता है, तत्व तो एक ही ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक के हैं वो अलग अलग प्रदर्शित कर सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। और इसका कारण क्या है वो भी समझते हैं। ये कह रहा है कि भैया ये ऑक्सीकरण अवस्था जो इनकी वो परिवर्ती होती है, यानी कि एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को ये प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऐसा है क्यों? क्योंकि इनमें जो बंध होता है उस बंध को बनाने में NS के साथ साथ, NS मतलब समझ रहे हैं ना, अंतिम कोष के S कक्षक के इलेक्ट्रॉन, वह N-1D यानी अंतिम से अंदर के जो है वो, या N-1D वाले यानी अंतिम से अंदर के जो है उसके D कक्षक के इलेक्ट्रॉन, दो कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। एक तो अंतिम कोष का S कक्षक के इलेक्ट्रॉन और अंतिम से अंदर वाले के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये दो के दो, देखिए वो मोस्टली क्या होता है कि कहीं पर भी जो बॉन्ड बनता है वो लास्ट जो आखिरी के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंद बनाने में भाग लेते हैं। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आखिरी के नहीं, आखिरी से भी अंदर वाले यानी कि कम से कम कितने, दो कक्षक क्या कर रहे हैं यहाँ पर बंद बनाने में भाग ले रहे हैं ना। तो इसके भी भाग ले रहे हैं और इसके भी भाग ले रहे हैं। तो दो कक्षकों के बंद बनाने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कैसी हो जाती है, परिवर्ती हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन ये बनता है कि जब हर एक तत्व में अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो यहाँ पर ये दो कक्षाएं भाग क्यों ले रही हैं? तो इसका मतलब समझिए, यहाँ पर होता क्या कि इसमें और इसमें जो है वो ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, ठीक है ना। इन दोनों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि इसके कक्षक प्लस इसके कक्षक, दोनों के कक्षक इलेक्ट्रॉन जो है वो बंद बनाने में आसानी से भाग ले लेते हैं। और अब सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि अगर बंद बनाने में भाग ले रहे दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन तो भैया क्या होगा, जनरल सी बात है, इसके कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था शो करेंगे और इसके कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था को शो करेंगे। बात क्लियर है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, परिवर्ती होती है, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा। कोई पूछ लेता है कि भैया अच्छा बताइए कि इन दोनों में जो है भैया ये दोनों के दोनों क्यों ले रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे, भैया इन दोनों के कक्षक इलेक्ट्रॉन बनाने में या इलेक्ट्रॉन जो है बंद बनाने में भाग इसलिए लेते हैं क्योंकि इन दोनों कक्षकों के बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। ओके, चलिए ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके चुंबकीय गुण की। तो डी ब्लॉक के जितने भी यौगिक है अधिकांश जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। लगभग ये मान के चलिए 98-99% जो है लगभग यहाँ पर अनुचुंबकीय ही होते हैं सारे के सारे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो N-1D कक्षक इलेक्ट्रॉन जो भाग ले रहे हैं ना बंध बनाने में, उसमें पता है कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो N-1D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो है वो ये अधिकांश चुंबकीय गुण शो करते हैं। अब चुंबकीय गुण में देखिए कभी कभी फर्क हमें निकालना होता है, कौन सा चुंबकीय गुण ज्यादा दिखाएगा कौन सा कम दिखाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास आवर्त सारणी छोटी सी बनी हुई है और देखिए ये डी ब्लॉक का हिस्सा है जिसमें यहाँ पर 3 से लेकर 12 तक के वर्ग हमारे जो है वो डी ब्लॉक को शो कर रहे हैं। तो ये जो पहला जो तीसरा वर्ग है उसमें क्या लिखा हमने, D1, यानी कि इसमें जितने भी डी के होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। इन वाले में 2, इसमें 3, D4 D5 D6 D7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर डी के कक्षक की बात करें तो देखिए हम लोगों ने कक्षकों के बारे में पढ़ के रखा होगा, ठीक। एस का ऐसे एक कक्षक बनता है, आप लोगों ने हो सकता है कहीं ना कहीं पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा होगा अपने, या फिर कहीं इंस्टीट्यूट या कोचिंग में पढ़ा होगा। पी पर ऐसे 3 कक्षक बनते हैं और डी के इसी प्रकार से बनते हैं 5 कक्षक। कितने कक्षक बनेंगे, 5। और इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं हम हुंड के नियम से, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए अगर D1 की बारी आती है तो आप क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। D2 की बारी आएगी तो दूसरा भर दिया, D3 की बारी आई तो तीसरा भर दिया, D4 की बारी आई तो चौथा भर दिया, D5 की बारी आई तो पांचवा भर दिया। तो देखिए जैसे जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी अनुचुंबकीय गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। अनुचुंबकीय मतलब होता है चुंबकीय और आकर्षित होना, ठीक है। तो जिससे जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे अनुचुंबकीय गुण बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ तक बढ़े हैं, 1 से लेकर 5 तक पहुंचे। मतलब कि देखिए वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 7 तक ना, 1 2 3 4 5, वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 7 तक क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से 5 तक के इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको मैक्सिमम 5 मिलेंगे जो मिलेगा वर्ग नंबर 7 तक। इसलिए सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण कहाँ तक होगा इसका, वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 7 तक जो है वो चुंबकीय गुण बढ़ेगा। जैसे वर्ग नंबर 8 में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। अब 6 का मतलब क्या हो गया, अब इसको डबल करना शुरू करेंगे। जैसे डबल किया देखिए 5 से जो इनके सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो 5 की जगह बचे 4, ठीक है। फिर आप और आगे जाएंगे तो 7वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अब 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर 1 बचा, फिर 1 भी नहीं बचे, 0 हो गए ना। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम वर्ग नंबर 8 से लेकर 12 तक पहुंच रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो अनुचुंबकीय गुण भी क्या होगा, घट जाएगा। बात क्लियर है। तो वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 7 तक जो होगा वो चुंबकीय गुण बढ़ेगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। साफ साफ देख पा रहे थे आप ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया।
और वर्ग नंबर 8 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक क्या होगा, चुंबकीय गुण घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है। बात क्लियर है? तो देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा है कि श्रेणी में यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो वर्ग नंबर 3 से लेकर 7 तक के जो है वो अनुचुंबकीय होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय गुण जो है इनका वो क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जबकि वर्ग नंबर 8 से 12 तक क्या हो रहा है, अनुचुंबकीय गुण जो है वो घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। तो आप इतना लिख सकते हैं चुंबकीय गुण में। बात क्लियर है? उम्मीद करेंगे यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उत्प्रेरकी गुण की। तो उत्प्रेरकी गुण आपने देखा होगा मोस्टली जब भी कभी उत्प्रेरक की बात आती है तो हम लोग डी ब्लॉक के तत्व लेते हैं कि Fe उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। जैसे अमोनिया की गैस को निर्माण में Fe उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आपको मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें क्या होता है उत्प्रेरक के रूप में कहीं प्लेटिनम हो रहा है, कहीं निकल का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पैलेडियम का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं वेनेडियम का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कैडमियम का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के ही तत्वों को क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। कोई रिएक्शन अगर धीमी हो रही, हम चाहते हैं वो जल्दी से हो जाए, तो हम उत्प्रेरक के रूप में डी ब्लॉक के तत्वों को डालते हैं। ठीक है ना? तो उत्प्रेरकी गुण ये क्यों शो करते हैं, क्यों उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों किसी रिएक्शन के वेग को बढ़ा देते हैं, किसी रिएक्शन को जल्दी से करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं भैया इसमें? क्योंकि इसमें 3 क्वालिटियां हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उत्प्रेरकी गुण के बारे में है तो ये 3 बातें आप लिख के आएंगे। पहली बात क्या है, इनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है, मतलब ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल सकते हैं, जैसा हमने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, दूसरी बात क्या है, परिवर्ती संयोजकता। जब ऑक्सीकरण अवस्था बदल रहे हैं तो संयोजकता भी जनरल सी बातें बदलेंगे, क्योंकि भैया जो संयोजकता होती है उसी हिसाब से ऑक्सीकरण अवस्था निकलती है। फर्क इतना होता है कि संयोजकता में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है और जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें प्लस या माइनस का आवेश होता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम टू सेम ही होता है। जितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वही संयोजकता होगी। अंतर इतना है कि संयोजकता में किसी प्रकार का आवेश नहीं और ऑक्सीकरण अवस्था में प्लस या माइनस का आवेश लगा होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो उत्प्रेरकी गुण क्यों शो करते हैं? क्योंकि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं तथा रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है। रिक्त डी कक्षक खाली, मतलब डी कक्षक जो खाली रहते हैं। अभी आप खुद ही देखिए जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो 4 कक्षक खाली थे पूरे। 2 इलेक्ट्रॉन भरा तब भी 3 खाली थे। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा तो भी 2 खाली थे, चौथा इलेक्ट्रॉन भरा तो भी 1 खाली था, पांचवा इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है, पांचों सिंगल भर गए, लेकिन सब में एक इलेक्ट्रॉन की जगह फिर भी खाली थी। तो रिक्त डी कक्षक कहीं ना कहीं खाली पड़े ही रहते हैं। ठीक है, जब तक इसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन तो केवल यहीं पर भरेंगे आके ना, और फिर जहां पर अपवादी आपको मिलेगा वहां पर एक आध जगह पर कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमको जो है वो रिक्त डी कक्षक मिल जाएगा खाली, जहां पर मतलब भरा भरा मिल जाएगा ना, जहां पर अपवादी होगा। अदरवाइज लगभग क्या होता है, रिक्त डी कक्षक हमको मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं डी कक्षक जो है वो खाली मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो जब रिक्त डी कक्षक हमारे पास है तो इस वजह से भी क्या होता है, ये उत्प्रेरकी गुण शो कर सकता है। बात क्लियर? तो ये 4 गुण उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग 5वें गुण की ओर बढ़ते हैं। 5वां गुण है रंगीन आयन का निर्माण, मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा कहते हैं, वो कैसा होता है, ब्लू कलर का। आयरन सल्फेट है, वो कैसा होता है, हमारा ग्रीन कलर का। फिर एक हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास आता है जिंक सल्फेट। ठीक है, वो कैसा होता है, वो हमारा होता है कि सफेद कलर का। तो क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पेपर में, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज हमसे हो सका तो हम लास्ट में यहाँ पर लिखवा देंगे। कॉपर सल्फेट नीला कलर, फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ठीक है, यहाँ पर हम चलिए हल्का सा आपको यहाँ पर एक बार हिंट दे रहे हैं। कॉपर सल्फेट ऐसे लिखते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया निम्नलिखित सूत्र लिखिए, नीला थोथा, ठीक है, और फिर FeSO4.7H2O, हरा कशीस, ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है ZnSO4.7H2O, इसको बोलते हैं सफेद कशीस। ठीक है, उम्मीद करेंगे ध्यान रहेगा आपको। ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल। ठीक है ना, तो ऐसे करके आ जाते क्वेश्चन। एक मुहर लबड़ी पूछ लेता, तो मुहर लबड़ी की ध्यान रखिए, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ठीक है, इसका नाम होता है मोहर लवण। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये पिछले बार 2023 में आए हुए थे, तो इनको आप लर्न करके जरूर जाइएगा। अगर आ गया तो कम से कम छूटे ना आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये देखिए अलग अलग कलर के है ना। हाँ, तो रंगीन आयन मतलब वही कि कलर क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा क्या है। तो होता क्या समझिए, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, उसमें क्या होते हैं, डी उपकोष। उनके डी उपकोष जो है, ये हमने जो आपको दिखाए थे 5, उन डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन थे ना इसमें, बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो थे ही थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, फिर
कम होते चलेगा, 4 3 2 1। तो डी उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से होता क्या है कि जो दृश्य प्रकाश होता है, जो सनलाइट होती है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कलर होते हैं, आपको पता होगा। तो उस दृश्य प्रकाश के एक निश्चित भाग को ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये दृश्य प्रकाश के एक निश्चित भाग को अवशोषित कर लेते हैं और बाकी बचे हुए शेष भाग को परावर्तित कर देते हैं। तो ये जिस भाग को परावर्तित करते हैं, जिस भी कलर को भैया रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करेंगे, वही कलर का हमें ये दिखाई देता है। नीला थोथा मतलब यानी कि ये नीले कलर को भैया क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कलर को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, इस वजह से हमें नीला कलर का दिखाई दे रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना, याद रहेगा आपको कि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दृश्य प्रकाश के निश्चित भाग को यह अवशोषित कर लेता है तथा शेष भाग को परावर्तित कर देता है, और जिसको परावर्तित कर दिया वही हमें क्या होगा, शो होगा। चलिए ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, आपको आ गया होगा। अब कह रहा आयनन ऊर्जा में परिवर्तन। आयनन ऊर्जा क्या होती है पहले ये समझते हैं। देखिए कोई भी परमाणु है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बना के रखा है, अब इसका देखिए पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, अंतिम कोष है ना। तो अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, और उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी आपकी ऊर्जा खर्चा हो जाए, भैया वो तो नाभिक से कनेक्ट है ना, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नाभिक उसको खींच रहा होगा, तो हमें इसको बाहर निकालने में एनर्जी अपने पास से लगानी पड़ेगी। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसी को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो कह रहा है कि आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक शब्द परिरक्षण प्रभाव। तो इस पॉइंट को समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो बात समझिए, नाभिक अपने प्लस का आवेश इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगा रहा होगा, माइनस वालों पर, लेकिन क्या ये जरूरी पॉसिबल है कि जितना ये प्लस यहाँ से इसने भेजा आवेश उतना वहां तक पहुंचा होगा? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा इसको मिला होगा आवेश, उसके बाद उससे कम इसको मिला होगा, फिर उससे कम इसको, और सबसे कम इन पर पहुंचा होगा ये प्लस का आवेश। तो जितना भाग इस नाभिकीय आवेश का, जो भाग वहां आखिरी के इलेक्ट्रॉनों पर पड़ता है, उसी को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो भैया अब ये आवेश तो वहां तक जा ही रहा है, बट होता क्या है कि भैया वो बाहर की जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो इस अंदर नाभिक की ओर आकर्षित होना चाहते हैं, क्योंकि वो माइनस के और नाभिक का है प्लस का। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर तो आकर्षित होना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि भैया ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर जो अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाया करते हैं कि नहीं तुम नहीं आना, तुमको इधर से भागो, यहाँ पर तुम्हारे पास हम आवेश को नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, तो ये आवेश का क्या कर रहे हैं, ये अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन आवेश का रक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रभाव है इसको हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। उम्मीद करें क्लियर हो गया। क्या बोला हमने कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो नाभिक की ओर आकर्षित होना चाहते हैं, परंतु बाहर से जो अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो करते क्या है, इन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। इसी प्रतिकर्षण बल को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। अब एक बात बताइए, देखिए बाहर से जो अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पास है इनके, तो इनका परीक्षण प्रभाव सबसे तेज लगेगा। लेकिन अगर हम कहें कि ये भी परीक्षण प्रभाव लगाएं तो क्या ये उतनी तेजी से उसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे ना, क्योंकि देखिए दूरी बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या है, इनकी दूरी ज्यादा हो गई, तो अगर ये कहेंगे कि तुम लोग हटो हम इसको रोकेंगे, तो क्या ये इस आवेश को वहां पर पहुंचने से उतनी तेजी से रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इनकी दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये प्रतिकर्षण बल उतना नहीं लगा पाएंगे जितना ये लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि भैया कुछ ज्यादा अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर प्रतिकर्षण बल लगाने लगेंगे, अपने आप को राजा समझेंगे, तो समझ लीजिए फेल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये फेल हो जाएंगे, तो इस पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आवेश वहां पर पहुंचने लगेगा, यानी यहाँ परीक्षण प्रभाव जो है वो लो हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यही बात ध्यान रखिएगा आप। चलिए अच्छा समझते हैं। पहले यहाँ पर कह रहा बाएं से दाएं यदि हम जाते हैं, अगर यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो कह रहा पहले आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आयनन ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ती है। अब क्यों बढ़ रही है यहाँ समझिएगा। देखिए बाएं से दाएं जैसे हम बढ़े तो हम जानते अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती जा रही थी, बढ़ रही थी। या आप ऐसा समझिए कि बाएं से दाएं आप जाएंगे तो बाएं से दाएं बढ़ने का मतलब होगा कि यहाँ पर 21 परमाणु क्रमांक, तो 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं ना, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब होता है कि भैया परमाणु के अंदर जो यहाँ पर प्लस है ना नाभिक, उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी। भाई प्रोटॉन ही प्लस के होते हैं, तो अगर यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने लगेगी, परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यानी प्लस बढ़ रहा है। और प्लस बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो बाहर भैया माइनस यानी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होंगे। जब ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस बढ़ जाएंगे तो आपस में और तेजी से आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। जब और तेजी से आकर्षित होंगे तो जो भैया यहाँ पर दूरी ज्यादा थी वो क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। तो हो क्या रहा है,
और यहाँ पर भैया इसका आवेश बढ़ने का मतलब हो गया प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा तेज हो गया। और जब प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ेगा तो यहाँ पर इस समय परीक्षण प्रभाव क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा कम काम कर रहा होगा। तो जब परीक्षण प्रभाव ज्यादा काम करेगा नहीं, ये धक्का मार नहीं पाएगा, ये इधर पर अंदर क्यों आकर्षित होंगे, ठीक है ना। प्रभावी नाभ की आवेश हावी है, परीक्षण प्रभाव से कह रहा तुम हटो, हम तो भैया इसको खींचेंगे, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए दो ही कंडीशन हो सकते हैं। जब प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा होगा तो भैया इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। लेकिन जब प्रभावी नाभ की आवेश से ज्यादा प्रबल कौन हो जाएगा, परीक्षण प्रभाव ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो परीक्षण प्रभाव की ताकत बढ़ जाने की कंडीशन में फिर प्रभावी नाभ की आवेश उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, इसकी ताकत बढ़ जाएगी, तो ये पूरी ताकत लगा के धक्का मारेगा इसको, और जब धक्का मारेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात क्लियर है, यही समझिए। क्या बाएं से दाएं जाने पर पहले तो आयन ऊर्जा बढ़ती है, पहले आयन ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ जाता है ना। बाएं से दाएं जाने पर आयन ऊर्जा बढ़ेगी, आयन ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉनों को निकालने में प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ गया, अर्थात इसने ज्यादा खींच लिया इसको, जब ज्यादा खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ताकत लगानी पड़ेगी। जबकि कह रहा है 3D व 4D से अधिक जो है वो 5D श्रेणी की होती है आयनन ऊर्जा। मतलब 3D और 4D में तो हम लोगों को क्या है कि भैया जो आयनन ऊर्जा लग रही है वो तो हमें कम लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन कह रहा 5D श्रेणी में ज्यादा लगानी पड़ेगी आयनन ऊर्जा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान समझिए भैया। 3D व 4D में क्या होता है, जब आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों को तो ये समझिए परीक्षण प्रभाव यहाँ का काम करता है। अब जब यहाँ का परीक्षण प्रभाव काम कर रहा है तो ये तो धक्का मारेंगे, और जब धक्का मारेंगे तो हमें तो इलेक्ट्रॉन बाहरी भी चाहिए ना, ये भी बाहर धक्का मार रहा है तो हम आराम से खींच लेंगे। तो जब 3D और 4D का परीक्षण प्रभाव काम करता है तो वो ये वाला होता है। तो परीक्षण प्रभाव क्या करता है, नाभिक के आकर्षण को घटा देता है, और हम यही चाहते हैं कि नाभिक का आकर्षण कम हो जाए तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। तो 3D और 4D श्रेणी में ये वाले जो है कक्षा के इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं भैया, परीक्षण प्रभाव लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर को ज्यादा धक्का खाता रहता है ना, तो हम लोग आसानी से कम ऊर्जा में निकाल लेते हैं उसको। लेकिन जब 5D श्रेणी की बात आती है तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन काम करने लगते हैं, कहते हैं कि अब तुम हटो। हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कौन होता है, 4f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परीक्षण प्रभाव। यहाँ पर 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भैया चौथे श्रेणी के जो होंगे इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करते हैं, वो परीक्षण प्रभाव लगाते हैं। वो इनसे कहते हैं कि तुम हट जाओ, अब हम यहाँ से लगाएंगे, ये वाले कहते हैं परीक्षण प्रभाव हम लगाएंगे। और जब ये परीक्षण प्रभाव लगाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भैया, उतना ज्यादा धक्का मार नहीं पाएंगे, नाभिक को ज्यादा आकर्षित होगा। जब नाभिक को ज्यादा आकर्षित होगा तो हमें ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी इसको निकालने में ना, बहुत ज्यादा ऊर्जा का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि 3D व 4D से अधिक 5D श्रेणी की क्या होती है, आयनन ऊर्जा होती है, क्योंकि यहाँ पर 4f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परीक्षण प्रभाव काम करता है। अब परमाणु व आण्विक त्रिज्या क्या होगी, अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया कि बाएं से दाएं जाएंगे तो वर्ग 10 तक क्या होता है, वर्ग 10 तक जो है वो आकार घटता रहता है। क्यों घट रहा है, क्योंकि भैया प्रभावी नाभ की फिर कह रहा बढ़ जाता है, पहले वर्ग 10 तक आकार घटता जाता है, ये साइज छोटा हो रहा है, और फिर कह रहा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि कह रहा पहले केस में प्रभावी नाभ की आवेश बहुत अधिक होता है, प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा है तो ये खींचेगा इसको अच्छे से, है ना, तो त्रिज्या क्या होगी, घटती चली जाएगी। लेकिन कह रहा बाद में परीक्षण उस समय क्या होता है, पहले प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा होगा, परीक्षण प्रभाव डाउन होता है। परीक्षण प्रभाव भैया जितना ज्यादा प्रबल होगा नहीं तो सीधी सी बात है वो ज्यादा ताकत लगा नहीं पाएगा, धक्का मार नहीं पाएगा, तो नाभिक उसको खींच लेगा। तो नाभ की आवेश ज्यादा होगा, प्रबल, ठीक है, प्रबल नाभ की आवेश होगा, यहाँ पर प्रभावी नाभ की आवेश बहुत ज्यादा होगा, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटती चली जाएगी। कब, वर्ग नंबर 3 से 10 तक में। लेकिन जैसे वर्ग नंबर 11-12 में पहुंचते हैं तो बाद में क्या होता है, परीक्षण प्रभाव की ताकत बढ़ जाती है, और जब परीक्षण प्रभाव की ताकत बढ़ गई तो प्रभावी नाभ की आवेश कहेगा अब तो हम हार गए। तो अब ये धक्का मारेगा उसको बहुत तेजी से, और हम क्या होगा देखेंगे हम लोग कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि दूरी बढ़ गई तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि पहले बाएं से दाएं जाते हैं तो वर्ग 10 तक तो आकार बढ़ता है, और बाद में फिर क्या होता है, आकार पहले आकार घट जाता है, फिर बाद में आकार बढ़ जाता है। तो आकार घटने का कारण क्या है, क्योंकि भैया पहले केस में प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा तेज काम करता है और परीक्षण प्रभाव डाउन मार जाता है। लेकिन बाद में परीक्षण प्रभाव बढ़ जाता है और प्रभावी नाभ की आवेश घट जाता है, ठीक है ना। तो परीक्षण प्रभाव बढ़ जाने की वजह से त्रिज्या भी क्या होने लगती है, बढ़ना शुरू कर देती है, ठीक। अब परीक्षण प्रभाव क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, परमाणु के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन मतलब एन इलेक्ट्रॉन, बता चुके हैं आपको, कल ही बताया था, मतलब कि अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया था पहली वीडियो में, उसके पहले जो था, ठीक है ना, कि भैया ये जो कक्षा होती है उसको हम कहते हैं एन कक्षा, यानी कि बाहरी कक्षा, ठीक। तो परमाणु की जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, नाभिक की ओर तो आकर्षित होना चाहते हैं, लेकिन अंदर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन एन इलेक्ट्रॉनों पर, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इसी प्रतिकर्षण बल को कहते हैं परीक्षण प्रभाव, जो हमने आपको थोड़ी पहले समझा दिया था, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये सारे टॉपिक्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने, ठीक है। चलिए लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट, आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक्स को।
तो बच्चों ये हमारे सामने लिखे हुए हैं आगे के टॉपिक। और हमारे पास बनाने की विधियों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे केमिस्ट्री सेकंड में बहुत सारी बनाने की विधियां हर टाइप की आती रहती हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट में हमारे पास केवल डी और ब्लॉक में यही दो विधियां हैं, या ये दो हमारे पास टॉपिक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? K2Cr2O7। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? KMnO4। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए जब इनके बनाने की विधि आएगी तो इनका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन देखिए इस नाम से पूछा जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। कहेगा क्रोमाइट एस्क द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ओके, और सोचता कि कहते उदाहरण सहित या संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसा भी कुछ लिखा हो सकता है। और सेम क्वेश्चन ऐसे यहाँ का आएगा कि पायरोलुसाइड एस्क द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, और संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो आपको पहले करना क्या है कि क्रोमाइट एस्क यानी FeCr2O4 इसका फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा पायरोलुसाइड एस्क यानी कि MnO2, ये फॉर्मूला आपको याद करना है दोनों का। ठीक है, उम्मीद करेंगे फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे फिर। अब देखिए इस रिएक्शन को हम समझाएंगे आपको कि कैसे क्या होना है, और जब पेपर में आपके आता है तो आपको हिंदी में उसकी थ्योरी में इसी रिएक्शन को हिंदी में लिख देना है। ठीक है ना, ये जो काम यहाँ पर हम बताते जाएंगे उसी काम को आपको क्या करना है, थ्योरी में हिंदी में लिखते जाना है, और बाद में एग्जाम्पल में आपको ये रिएक्शन को दिखा देना है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमने लिया क्रोमाइट एस्क जिसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। इस क्रोमाइट एस्क की रिएक्शन आपको करानी है K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट से, और फिर साथ में ऑक्सीजन मिला देना है। ठीक है, तो जब क्रोमाइट एस्क की रिएक्शन आप K2CO3 और ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमको मिलेगा पोटेशियम क्रोमेट। क्या मिलेगा? पोटेशियम क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr O4। K2Cr O4 उम्मीद करेंगे याद हो जाएगा आपको, K2Cr O4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोटेशियम क्रोमेट। चलिए एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर इजी बना दे रहे हैं, हल्की से कुछ चीजों को लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए यदि कभी क्रोमेट की बात करता है तो आप समझ जाएंगे कि आपसे क्या बोला जा रहा है, CrO4 के ऊपर 2-। ठीक है, और कभी आपसे कोई कहता है डाइक्रोमेट तो आपको समझ जाना है कि आपसे कहा जा रहा है Cr2O7 2-। ठीक है, क्रोमेट CrO4 2- और डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। ठीक है, उसी प्रकार से यदि कोई आपसे कह दे मैग्नेट, क्या बोले? मैग्नेट, तो आप समझ जाइए कि आपसे बात हो रही है MnO4 के ऊपर 2-। और अगर आपसे कोई कह दे पर मैग्नेट तो इसका मतलब होगा MnO4 के ऊपर 1-। ठीक है, तो पर मैग्नेट और मैग्नेट में आप अंतर याद रखिएगा कि क्या क्या इसमें फर्क है हमारे पास में। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा भी सजा देते हैं, इसको भी। तो मैं ऐसा कुछ काम किया करूं तो आप वीडियो को बढ़ा लिया करिए थोड़ा सा आगे। चलिए ठीक है, तो क्रोमेट का मतलब CrO4 2-, डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 2-, मैग्नेट का मतलब होता है MnO4 2-, और परमैग्नेट का मतलब है MnO4-। ठीक है, अब देखिए, अब आपको तो मान लो क्रोमाइट एस्क याद था, पोटेशियम कार्बोनेट याद था, O2 याद है, अब पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो हमने क्या बताया, क्रोमेट का मतलब होता है CrO4 2-, CrO4 2-। बात क्लियर? आपको अगर बस ये याद है कि क्रोमेट का मतलब क्या है तो समझ लीजिए परमैग्नेट आपको पोटेशियम क्रोमेट बन गया। पोटेशियम मतलब K और क्रोमेट मतलब CrO4, इसके ऊपर कितना माइनस है? 2-, और K के ऊपर कितना प्लस होता है? 1+। ठीक है, तो सुनिए फॉर्मूला कैसे बनता है। इसके ऊपर जो भी संख्या लिखी उसका मल्टीप्लाई इसके नीचे करा दीजिए, और इसके ऊपर जो भी संख्या लिखी हुई है उसका मल्टीप्लाई इसके नीचे करा दीजिए। तो बताइए 1 का मल्टीप्लाई कराने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2 का कराते क्या बन जाएगा? K2Cr O4। तो पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या बन गया? K2Cr O4। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हैं आसानी से। इसके बाद Fe जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा Fe2O3। कैसे बनाएगा? ध्यान दीजिए, Fe की होती है संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या 3+, और ऑक्सीजन की होती है 2-। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये आयरन और ये ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये इसका 2 इसमें आ जाएगा और इसका 3 यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा Fe2O के नीचे 3, और Fe2
O3, ठीक है। तो इस तरह से आप दो चीजों को तो आराम से याद कर सकते हैं। और ये बात हमेशा रखिएगा, कहीं पर भी किसी रिएक्शन में अगर CO3 है तो वो आगे CO2 जरूर बनाएगी। क्या बनाएगी? CO2 कंफर्म बनाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ बनने वाली चीजों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर डाइक्रोमेट बनाना है तो डाइक्रोमेट से पहले हमें क्रोमेट और फिर डाइक्रोमेट, हमें ये दो स्टेप में बना पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में क्रोमेट बनाना है, किसके साथ में? पोटेशियम के साथ में, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है हमको, तो पहले पोटेशियम के साथ में क्रोमेट बनाएंगे। अब पोटेशियम हमको कहां से मिलेगा? क्योंकि क्रोमाइड में तो पोटेशियम है नहीं, इसका फॉर्मूला तो FeCr2O4 हमने याद करके रखा हुआ है। तो पोटेशियम मिलेगा हमें पोटेशियम कार्बोनेट से, ठीक है ना, K2CO3 से, और इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पहले बनाएंगे पोटेशियम क्रोमेट, K और Cr और O की मदद से क्या बनाएंगे? पोटेशियम क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला K2Cr O4, और इसके बाद हमें पता है कि आयरन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा Fe2O3 और CO3 कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। क्लियर है? इसको भी हम लोग बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अगला देखते हैं स्टेप कि जो पोटेशियम क्रोमेट आपका बना होगा उसकी रिएक्शन कराएंगे आप H2SO4 से। किससे कराएंगे? H2SO4 से। तो H2SO4 में क्या होगा? ध्यान समझिए, एकदम सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, आराम से बना सकते हैं। देखिए Cr2O7 के ऊपर भी 2- होता है, अभी K लेंगे तो यहाँ K रखेंगे, उसके ऊपर 1 और Cr2O7 के ऊपर 2-, तो इसका 2- इसके नीचे आ जाएगा, K के नीचे, तो भी क्या बन जाएगा? K2Cr2O7, ठीक है, एकदम सिंपल है। इसके बाद इस K2 को उठा के रख दीजिए SO4 के साथ में, तो आ जाएगा K2SO4, क्या बन जाएगा? K2SO4, और इसका H और इसका O मिला के बनाएगा H2, एकदम सिंपल है। बोला किसकी रिएक्शन कराएंगे आप? पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन कराएंगे एसिड यानी कि H2SO4 से। H2SO4 जो है इसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में, और दो चीज और बनाएगा, K2SO4 और H2 और प्लस OH2। ओके, अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए एक स्टेप तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि इस तरह के जो K होते हैं उसको बैलेंस करते हैं 8 से। कैसे? 8 से। अब आपने अगर ये स्टेप याद कर लिया, समझ लीजिए आपको सारा कुछ आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 K2 आपने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर भी K2 कितनी बार कर दीजिए? 8 बार। अब Cr देखिए आपके 8 हो गए, 8 Cr हो गए, यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ पर कर दीजिए कितने का मल्टीप्लाई? 4 का, 4 दूनी 8 Cr हो गए। अब Cr को आपने 8 किया, अब देखिए Fe भी 4 हो गए, और Fe आपके पास यहाँ कितने हैं? 2, तो यहाँ पर इसको 4 कर दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। अब किसको देख लीजिए? कार्बन को। कार्बन देखिए यहाँ पर कितने हैं? 8 कार्बन भी कर दिए आपने, जिसको CO2 बनाया था, और वहां पर तो एक ही CO2 निकली, तो वहां पर भी क्या कर दीजिए? 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस ऑक्सीजन केवल गिन लीजिए, बाकी सब में तो गुणा करा ही चुके हैं। तो ऑक्सीजन देखिए 8 चौको 32, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो 32 6 तो हो गया 38, 38 10 48 और 48 6 54, 54 यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखते हैं, 4 चौको 16 और 8 3 24, ठीक है। तो 24 16 तो 40 हो गए हमारे पास। कितने कम है? हमारे पास टोटल 14 कम है। कितने कम है? 14। तो यहाँ से बन जाएगा देखिए 7 दूनी 14, बैलेंस हो गया हमारा ये। बात क्लियर? इस वाले में देखिए, देखिए K कितने यहाँ पर? 2 और 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक को कर दें 4, 2 दूनी 4। Cr कितने हो गए? देखिए Cr यहाँ पर 2 है, तो Cr यहाँ पर पहले से 2 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसको? SO4 भी पूरा एक बार है, SO4 भी एक बार है, ठीक है। लगभग हमारी सारी चीजें बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 दूनी 8, 7 और 1 8, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो ये हमारे पास मेथड था पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने का। अगर हम लोग इसके भौतिक गुण की बात करते हैं तो देखिए 2 ही भौतिक गुण है इसके, आसानी से याद हो जाएंगे। पहली चीज तो ये नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है? नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा ये ठंडे जल में अल्प विलेय और गर्म जल में पूर्ण विलेय होता है, ठीक है ना। बात क्लियर है? तो याद रखिएगा, सिंपल से है ये आगे। आप लोग समझते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि, रासायनिक गुण एक साथ देख लेंगे दोनों की। ओके, तो सबसे पहले पायरोलिसाइड आयंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? MnO2। क्या होगा? MnO2। फर्क देखिए, ध्यान रखिएगा, वहां पर हमने लवण K2CO3 लिया था, यहाँ पर क्या होगा? क्षार लेंगे आप KOH। क्या लेंगे? KOH, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट बनाना ना, तो KOH लीजिए, यहाँ पर KOH लेंगे और फिर रिएक्शन कराएंगे इसकी किससे? ऑक्सीजन से, जैसे वहां पर कराई थी, ठीक है। जल्दी इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद उसकी भी थ्योरी हम बताते हैं, उसकी थ्योरी बताते हैं कैसे आप लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा? इसका भी 2 सफर, पहले मैग्नेट से होकर जाएगा फिर परमैंगनेट पहुंचेगा। तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है? MnO4 के ऊपर 2-। तो हमें पता है कि मैग्नेट का मतलब है MnO4 के ऊपर 2-, और पोटेशियम के साथ बनाएंगे तो इसके ऊपर तो +1 होता है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा K2MnO4। K2MnO4, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो K2MnO4। तो हमारा बन गया K2MnO4। और निकालने वाली चीजें एकदम आसान है, OH है,
OH है भैया, यहीं से H उठाइए और निकाल दीजिए क्या H2, इसके अलावा कुछ नहीं निकालना है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो जो मेन हमें चाहिए था पोटेशियम मैग्नेट वो मिल गया और साथ में जल को निकाल दिया, ठीक है, एकदम आसान है। अब ये जो K2MnO4 बना है इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब इसमें भी क्या करेंगे, H2SO4 डालेंगे, जैसे उसमें डाला था इसमें H2SO4 डालेंगे। तो पहली चीज तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, यानी कि KMnO4 मिल गया हमें। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा, ये K2SO4 को ले जाएगा तो K2SO4 बनाएगा, सेम चीजें हो रही वहां पर। फिर ये H2O को लेगा तो बनाएगा H2O। बस एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर है कि जो हमने MnO2 स्टार्टिंग में लिया था वही MnO2 एक बार और निकलता है दूसरे रूप में, ठीक है। वो अयस्क है, ये मैग्नेस ऑक्साइड करके निकलता है, ठीक है ना, या मैग्नीज डाइऑक्साइड करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम अयस्क नहीं कहेंगे, ये हमारा क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ओके, जो उसकी तरह दिखता है। बात क्लियर है। तो इतनी बस आपको चीजें ध्यान रखनी है और बहुत आसानी से हो जाएगा हमारे ख्याल से, जैसे हमने बताया है तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब चलिए बैलेंस कर लेते हैं। देखिए वहां पर हमें पता है कि भैया कभी भी जल का O जो है विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर तो विषम संख्या में ही हमने बैलेंस कर लिया था क्योंकि हो रहा था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक विषम संख्या में ऑक्सीजन पहले से भी हमारे पास था, बट यहाँ देख लीजिए कहीं पर भी विषम संख्या में नहीं है सिवाय इसके, एक ही बार है। वहां पर सम संख्या में ही था, विषम नहीं था, बट यहाँ पर देखिए विषम संख्या में। तो पहले तो इसको 2 करिए, सम संख्या बना लिया हमने ऑक्सीजन को। अब हाइड्रोजन ऑटोमेटिक देखिए कितने हो गए, 2 2 नहीं 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पर है आपके पास, इसको क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। अब पोटेशियम कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ कितने हैं, 2, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पोटेशियम भी हमारे हो गए 4। Mn कितने हो गए, 2 बार, यहाँ भी कर दीजिए 2 बार। अब ऑक्सीजन गिन लीजिए, 2 2 4, 4 8, 8 2 10, तो 4 2 8 2 10, बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। नीचे यहाँ पर देखिए, इस पर कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी ये विषम संख्या में है, हाँ, या फिर इसको इस तरह से देखा जाए कि देखिए पहले तो इसको अगर हम सम बनाएंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कितने का, 2 का, बट 2 का कराने पर फायदा हमको मिलेगा क्या, चलिए करा के देखते हैं। यहाँ पर 2 का गुणा कराया हमने, ठीक है, और फिर के हो गए हमारे 2 और 2 4, तो यहाँ पर हम करा सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा हमें Mn हो गए हैं हमारे पास 2 और 1 3, 3 Mn हो गए ना, Mn हो गए 2 और 1 3, तो यहाँ पर 2 का नहीं 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब समस्या ये हो गई कि भैया के जो है वो तो 6 हो गए हमारे पास, तो यहाँ पर 2 और 2 4 ही है, यहाँ कुछ आप कर नहीं सकते क्योंकि आप गुणा करा सकते हो, तो यहाँ बदल दीजिए, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। तो अभी कितने हो गए, 2 2 4 के ये रहे और 2 ये 6, 3 2 6 के बैलेंस हो चुके हैं हमारे। Mn भी बैलेंस हो चुके हैं। SO4 देखिए डिसबैलेंस हो गए, 2 SO4 यहाँ पर है पूरे पूरे, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करा के SO4 को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। बात क्लियर है। हाइड्रोजन देखिए 2 2 4, तो यहाँ पर कर दीजिए 2 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन गिन लीजिए SO4 को छोड़ के, क्योंकि SO4 को हम पूरा पूरा बैलेंस कर चुके हैं, तो SO4 के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो कितने हैं, 4 3 12, 4 2 8, 8 2 10 और 10 2 12, बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। इसका भौतिक गुण क्या है, बैंगनी रंग का किस लिए ठोस होता है। इसके अलावा आपको अगर लिखना है एक और चीज तो लिख सकते हैं आप, ये भी जल में क्या होता है, विलय होता है, ठीक है ना। जल में ये भी घुल जाता है, इसमें लिखा नहीं हमने, बाकी आप लिख सकते हैं कि जल में ये क्या है, विलय है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं इसको बनाने की विधि क्या है, मतलब कैसे आपको थ्योरी लिखेंगे। जब क्रोमाइड अयस्क की अभिक्रिया पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा या पोटेशियम कार्बोनेट व ऑक्सीजन से कराते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट का निर्माण होता है। इस प्रकार प्राप्त पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण हो जाता है। बस इतना ही लिखना है आपको। ऐसे यहाँ पर जब पायोलिसाइड अयस्क में क्षार मिलाकर उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण होता है, ठीक है। या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो ऑक्सीजन से कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण होता है। जैसे आपको बना पाए हिंदी आप बना लीजिए। और इस प्रकार प्राप्त पोटेशियम मैग्नेट की अभिक्रिया जब हम एसिड यानी कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण होता है, ठीक है। बस इतना ही थ्योरी आपको लिखना और कुछ भी अलग से नहीं करने की जरूरत है। अब देखिए जब रासायनिक गुण की बात होती है तो उन्होंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि रासायनिक गुण जो होंगे तो आपको कुछ ऐसे ही पूछेगा कि क्या होता है जब, बताइए, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट केस में आएगा तो कैसे आएगा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया H2S से कराते हैं या फेरस सल्फेट से कराते हैं तो हमने कहा था Fe2+ होता है फेरस का मतलब, तो आपको फेरस सल्फेट नहीं देखना, ओनली उसका फेरस यानी Fe2+ उठाना है। या फिर आपसे कहेगा पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो Ki आपको बोलेगा तो आपको Ki नहीं लेना, I लेना, I माइनस, क्या लेना उसका I-। या फिर आपसे कहेगा स्टेनस क्लोराइड से कराया जाता है तो स्टेनस क्लोराइड मतलब हो जाएगा SnCl2, बट हमें SnCl2 नहीं लेना, SnCl2 का Sn2+ उठाना है, ठीक है ना। तो किसी से ये बोले तो हमें बस इन चीजों को फोकस करना है, अब चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो।
अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट बोले तो इस पे देखिएगा वही 4 चीजें हैं। अब यही चारों रिएक्शन आप इसमें करा सकते हैं, वही चारों रिएक्शन आप उसमें भी करा सकते हैं। तो हम एक एक बताएंगे दोनों पे, ठीक है ना। प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भी कैसे आएगा, इसमें भी लिख के आ जाएगा क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, या स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं, या फिर सल्फेट से कराते हैं, या हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, कैसे भी लिख के आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आपको ये देख लेना है कि आपको दिया क्या गया है। आप ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। मान लीजिए हमको यह ना आया कि हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है। अब हमें क्या लिखना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड होगा तो एस में बदलेगा, फेरस सल्फेट होगा यानी फेरस होगा तो Fe3+ यानी फेरिक में बदल जाएगा, ठीक है। आयोडाइड के पोटेशियम आयोडाइड होगा यानी कि I- होगा तो उसको I2 में बदलेंगे। स्टेनस यानी SN2+ होगा तो उसको SN4+ में बदलना, ये हमें याद रखना है। और दूसरी बात हमें क्या रखनी है, जो उसने बोला, क्या बोला, उसने कहा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको पता है भैया कि डाइक्रोमेट का मतलब क्या होता है, Cr2O7 2-। तो आप वहां पर पोटेशियम को छोड़ दीजिए, केवल उठाइए Cr2O7 2-। ये देखिए, ये लिख लिया हमने। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है। दूसरा अम्लीय बोला था, तो अम्ल का मतलब होता है जिसमें H+ हो, H+ ले लीजिए, ठीक है। सॉरी। इसके बाद क्या करना हमको, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, चलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे कैसे आया, अभी इसको मत याद करिए, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब होगा क्या, सुनिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि Cr2O7 2- से Cr बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा, Cr। तो Cr बाहर निकल गया और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3+, क्योंकि Cr की ऑक्सीकरण संख्या होती है 3+। तो Cr2O7 2- जो है वो Cr3+ में बदल जाएगा, और ये O और ये H जो है ये आपस में रिएक्शन करके H2 में बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो H2 बन के निकल गए, ओनली Cr बचा, तो Cr बन गया Cr3+, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए बैलेंस करते हैं पहले परमाणु को। Cr 2 बार है तो यहाँ पर कर दीजिए 2 का मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 7 बार है 7 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 7 दूनी 14 हो गए तो 14H+, ठीक है। अब यहाँ आवेश को चेक करिए। देखिए यहाँ पर 2 माइनस के हैं, 14 प्लस के हैं, 14 बार H+ लिखा है ना, 14 प्लस के हैं, 14 प्लस के और 2 माइनस के, 12 प्लस के बचे। यहाँ प्लस के कितने बचे, 12। वहां देखिए 3 दूनी 6, प्लस के कितने, 6। यहाँ प्लस के थे 12, यहाँ प्लस के थे 6। तो भैया ये बताइए, यहाँ पर प्लस के 6 ज्यादा है ना, तो इधर के भी प्लस के 6 को खत्म करने के लिए हमें चाहिए माइनस के 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन बैलेंस है हमारे पास, आवेशी बैलेंस है, और यहाँ पर इसके परमाणु भी आपस में बैलेंस है। देखिए नहीं आया अभी समझ में आपको तो बैक करके फिर से देख लीजिए, लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इससे सिंपल तरीका नहीं मिलेगा रिएक्शन करने का, अदरवाइज आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे इसकी, अगर रासायनिक गुण कभी आ जाता है, ठीक है। बस इस इक्वेशन को बना लीजिए या रट लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। ऐसे ही वाली इक्वेशन भी हमें बनानी होती है, उसको बाद में बताते हैं, पहले इसको समझते हैं पूरा, ठीक है। तो पोटेशियम, अगर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल रहा है तो पहले इस इक्वेशन को बना लेंगे, फिर क्वेश्चन में जिससे रिएक्शन बोली होगी उस चीज को पकड़ेंगे। तो अगर उसने हाइड्रोजन सल्फाइड कहा है तो हमने किसको पकड़ लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो अब आपको करना क्या है, आपने यहाँ लिखा कि इसकी रिएक्शन हमें करानी है H2S से, और हम जानते हैं H2S किस में बदलता है, S में, तो हमने H2S को S में बदल दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया अगला स्टेप। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एकदम सिंपल सी चीजें हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें परमाणु को बराबर कीजिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 H है और वहां पर एक भी H नहीं है, तो H को हमेशा H+ के द्वारा ही बैलेंस आप करेंगे। तो वहां पर जितने H की कमी है उतने H+ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2 H है, वहां पर 2 H की कमी है, तो हमने जोड़ दिया 2H+। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको। अब यहाँ पर चलिए आवेश को बैलेंस करते हैं। तो आवेश देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, 0 है पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस के ज्यादा है। तो जिस तरफ प्लस ज्यादा है उसी तरफ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए ताकि यहाँ के क्या हो जाए, आवेश खत्म हो जाए, इधर भी 0 इधर भी 0। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया आवेश को बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए जो खास चीज है सबसे ज्यादा, वो क्या है, ये सबसे जो खास चीज है यहाँ पर वो ये है कि अब इन दोनों समीकरणों को आपको जोड़ना है। बट जोड़ने से पहले आपको इन इलेक्ट्रॉनों को काटना है आपस में। देखिए एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो आसानी से कट जाएंगे लेफ्ट से राइट वाले। बट काटेंगे कैसे, यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। तो इन इलेक्ट्रॉनों को 3 से गुणा करा दिया तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन ये बन गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। ठीक है, ध्यान रखिए केवल इलेक्ट्रॉन में नहीं पूरे समीकरण में गुणा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि अब हमको केवल इसको नोट करना है नीचे। देखिए एक ही लाइन में हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट बता रहे क्या करना है। देखिए पहले तो लिख लीजिए Cr2O7 2-। क्या लिख लिया हम लोग, Cr2O7 2-।
प्लस। अब हमें जोड़ना था 14H प्लस, इस तरफ लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ना है ना, तो लेफ्ट में ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ पर देखिए राइट में देखिए पहले से क्या है, 3 दूनी 6H प्लस पहले से है, तो इन 6H प्लस से ये 14 वाले घट जाएंगे। तो यहाँ पर जो 6 थे वो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 14 में 6 चलेंगे, कितने बचे, यहाँ बचे 8। तो हम लिखेंगे हमारे पास H प्लस कितने बचे हैं, 8 प्लस। अब यहाँ पर चीजें हो गई लेफ्ट की, अभी नीचे वाले की लेफ्ट की जोड़ेंगे, तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से हमें जोड़ना होता है। तो कितने H2S है, 3 बार H2S है हमारे पास, 3H2S। ठीक है। अब राइट वाला देखिए कितनी बार Cr3 प्लस है, 2 बार, तो 2Cr3 प्लस 7H2O, सल्फर है 3 बार 3S, और ये H तो कट ही गए थे हमारे। ठीक है, याद है ना, 6 से 6 काट दिए थे हमने यहाँ पर, तो यहाँ 8 बचे थे, तो उन्हें 8 को लिख दिया हमने। तो ये हमारी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या होता है जब। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। फिर से दोबारा रिवाइंड करके उसको देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आते हैं। उसने कहा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड से बोला, तो हम पहले समझेंगे। वहां पर उसने बोला अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट उठाएंगे पोटेशियम छोड़ देंगे, तो MnO4 माइनस, ये लिख लिया। अम्लीय बोला था H प्लस लिख लिया। फिर हमें क्या याद रखना है कि Mn जो है, देखो H तो O लेकर चला जाएगा, H2O बना लेगा। Mn जो है वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें बदल जाएगा, Mn2 प्लस में। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चलिए बैलेंस करते हैं। 4 O थे, तो यहाँ पर O 4 कर दिए, H होगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कर लिए 8H। ठीक है, Mn पहले से बैलेंस है, एक ही एक बार है। अब आवेश बैलेंस करिए, देखिए यहाँ पर 8 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, क्या होगा, प्लस के 7 यहाँ बचेंगे। वहां प्लस के कितने हैं, 2, तो यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ प्लस के 7 है, मतलब 2 प्लस से 2 प्लस कैंसिल होगा, तो यहाँ प्लस के 5 ज्यादा बचे, और 5 प्लस को खत्म करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर ये वाले पूरे पूरे आवेश देखिए, यहाँ का भी 0 हो गया और यहाँ का भी, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पूरा सॉल्व करिए, यहाँ पर 2 प्लस बचेगा, वहां पर भी क्या बचेगा, 2 प्लस बचेगा, आवेश बराबर हो गया दो तरफ। बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, वही जो उसने बोला था कि पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, तो आप भूल जाए कि पोटेशियम आयोडाइड ना आयोडाइड लेंगे केवल, तो आयोडाइड का I माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, I2 में। ठीक है, ये हमने अपने मन से लिख लिया। अब हमें करना क्या, बैलेंस कीजिए भैया, I 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने माइनस किया, 2 माइनस, तो माइनस को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो बैलेंस किसी कीमत में नहीं होने वाला, और माइनस बढ़ जाएंगे, तो हम उधर पे माइनस तो बढ़ा सकते हैं ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन वहां जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दीजिए। तो अब देखिए 2 माइनस यहाँ पर, 2 माइनस यहाँ पर, आवेश बराबर हो गया। अब लेफ्ट से लेफ्ट को और राइट से राइट को जोड़ना है, बट समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं, यहाँ 2 है वहाँ 5 है। अब यहाँ चाहे जो गुणा करा ले हम लोग, यहाँ पर इसको 2 को 5 नहीं बना सकते, ना 5 को 2 बना पाएंगे, तो इनको बढ़ा लेते संख्या में। तो हम 2 वाले में अगर 5 का गुणा करा दें तो 10 हो गया, और 5 वाले में 2 का गुणा करा दें तो देखिए वो भी 10 हो गया। 10 से 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब आराम से हम लोग लेफ्ट से लेफ्ट को और राइट से राइट को जोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए बताइए क्या आएगा इधर पे, 2 बार MnO4 माइनस, प्लस 8 दूनी 16H प्लस, प्लस 5 दूनी 10 बार I माइनस, गिव्स 2 Mn2 प्लस, प्लस 4 दूनी 8 H2O, प्लस 5 I2। ठीक है, और ये हमारी हो गई बैलेंस। क्लियर। तो इसी तरह से आप प्रयास करके SN2 प्लस को SN4 प्लस में बदल सकते हैं। जब स्टेनलेस क्लोराइड बोल दे तो यहाँ पर क्या रखिए, SN2 प्लस या SN4 प्लस। आप इसको बराबर करिए, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़िए, राइट को राइट से जोड़िए, इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के बाद। ठीक है, उसी प्रकार से SN2 प्लस को आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस है, सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। इन दो को आप करके देखिएगा, आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद आपको आंसर मैच कराने हो तो कमेंट करिएगा हमको। उसमें हम आपको इसके क्या करेंगे, आंसर भेज देंगे, तो वहां पर आप उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है मेरे तरफ से खत्म। क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। अब हमारे पास देखिए दो अलग से क्वेश्चन और है कि कभी संरचना पूछ लेता है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना बताइए। तो क्रोमेट का मतलब तो आपको याद है कि CrO4 के ऊपर 2 माइनस। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा,
क्रोमियम की जो संयोजकता वैलेंसी जो होती है वो 6 होती है, मतलब क्रोमियम अपने चारों ओर 6 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। ठीक है। और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, अर्थात ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा 2 बॉन्ड। अब यहां देखिए, ये हमने लिख दिया Cr, और भी 4 ऑक्सीजन होते हैं इसमें, तो इस तरह से चारों ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब देखिए Cr कहेगा हमें तो भैया 6 बॉन्ड चाहिए, तो हम यहाँ पर किसी ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, क्योंकि हर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए। तो हर ऑक्सीजन अपने जुगाड़ साध रहे होंगे, तो Cr क्या करेगा? देखिए इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लिया और इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लिया, तो इन ऑक्सीजन की जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। ठीक है, अब इनको तो क्या चाहिए भैया? इनको तो कुछ नहीं चाहिए, बट वो ऑक्सीजन रह गए, तो जिन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होगा उनके ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज, तो इस पर ही माइनस और इस पर ही माइनस। क्लियर है? इस तरह से ये हमारी बन गई क्रोमेट की संरचना। अब सेम टू सेम डाइक्रोमेट की बनानी है, तो Cr कितनी बार? उसमें 2 बार, 2 बार Cr है, तो बस एक काम करिए, ये रहा पहला Cr और ये रहा दूसरा Cr। अब पहले आपको करना क्या है कि दोनों, अब देखिए वहां पर कितने? 2 Cr है और 7 ऑक्सीजन है, तो पहले तो करना क्या आपको कि 3 ऑक्सीजन तो आप ऐसे सीधे सीधे जोड़ दीजिए दोनों में, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, एक जो बचा हुआ है वो उसको यहाँ ऊपर रख दीजिए और दोनों Cr से इस तरह से जोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों Cr के कितने कितने कंप्लीट हो रहे हैं? 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, उनको करने कितने? 6 करने। तो किन्हीं 2 ऑक्सीजन के साथ में क्या करेंगे? ये लोग डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखिए इसके साथ इसने बना लिया और दूसरा ये बना लिया, तो देखिए इसके 2 2 4 तो 6 पूरे होगा Cr के। अब ये वाला भी चलिए इसको हम दे देते हैं, ये रहा डबल बॉन्ड एक और एक ये रहा दूसरा डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका पूरा हो गया। अब ये ऑक्सीजन देखिए, इसका डबल बॉन्ड तो पहले से पूरा, ये ऑक्सीजन रह गए, तो इनको क्या दे देंगे? एक एक माइनस। ठीक है, तो ये बन गई हमारी Cr2O7 2 माइनस की संरचना। ठीक है, तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन आता है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, या इसी पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए अम्लीय है ना, एसिडिक है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इसी को हम लोग क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण होता है। कैसे होता है? देखिए जब आप K2Cr2O7H2SO4 प्लस NaCl की अपक्रिया कराएंगे तो इससे बनेगा CrO2Cl2। क्या बनेगा? CrO2Cl2, जिसको हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और कैसा होगा? ये नारंगी रंग का। तो जैसे ये रिएक्शन कराने पर नारंगी रंग का हमें कुछ विलयन देखने को मिलता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो बनी है चीज वो क्या है? क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 बन चुका है। इसकी जांच करने के लिए क्रोमिल क्लोराइड है कि नहीं, तो हम इसमें मिलाएंगे NaOH यानी कि क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CrO4। अब हमें कैसे पता चलेगा कन्वर्ट हुआ इसमें? ये सोडियम क्रोमेट कैसे बना है हमें क्या पता चलेगा? तो आपको पीला विलियन दिखेगा। पीला क्या दिखेगा? विलियन, ध्यान रखिए, विलियन दिखेगा पीला आपको। विलियन मतलब घुला हुआ पानी में। ठीक है ना, ऐसा एक मिक्सचर आपको मिलेगा, जैसे कि वो होता है ना, कौन सा जूस होता है, फ्रूटी, बिल्कुल वैसे ना, पीला कलर का विलयन दिखेगा, तो वो होगा सोडियम क्रोमेट। और फिर हम एक बार और जांच करने के लिए इसमें डालेंगे लेड एसीटेट को, CH3COO का होल ट्वाइस Pb, ये है लेड एसीटेट। लेड एसीटेट डालते ही आपको मिलेगा लेड क्रोमेट PbCrO4। ठीक है ना, देखिए CrO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, Pb के ऊपर भी 2 प्लस होता है, 2 से 2 कैंसिल, PbCrO4, लेड क्रोमेट बन गया हमारा। ठीक है, तो लेड क्रोमेट जो मिलेगा आपको उसका मिलेगा पीला अवक्षेप। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो वहां पानी जैसी चीज होगी उस पानी जैसी चीज में एक आपको गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ मिलेगा जो पानी में घुल नहीं रहा होगा। ठीक है, अवक्षेप वो होता है जो पानी में घुलता नहीं है। तो पहले तो भैया पीला विलयन मिला था जो पानी में मिक्स था अच्छे से, अब आपको पीला अवक्षेप मिला जो पानी में घुलेगा नहीं, उस विलयन में घुला नहीं होगा। ठीक है, उसमें से गाढ़ा गाढ़ा चीज का आपको क्या दिखेगा? एक अवक्षेप दिखेगा, एक पड़ा हुआ चीज अशुद्धि टाइप की दिखेगी वहां पर पीली पीली कलर की। ठीक है ना, तो ये जो विलयन में घुला हुआ था पहले वो अब घुलेगा नहीं, तो वो चीज क्या बन चुकी है? लेड क्रोमेट। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी परीक्षण को हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। तो आपको ऐसे ही इसको पूरा लिख देना है बना के, और इसकी थ्योरी लिख लेंगे आप। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अपक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड का नारंगी विलयन बनता है, प्राप्त होता है। ठीक है, जब इसमें NaOH मिलाते हैं तो पीले रंग सोडियम क्रोमेट का पीला कलर का विलयन प्राप्त होता है, और जब इसमें लेड एसिटेट मिलाते हैं तो लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है।
यह परीक्षण क्रोमोल क्लोराइड परीक्षण कहलाता है। क्लियर? उम्मीद करेंगे पूरा ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग उसको भी शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। तो बच्चों ये अब हमारे सामने आ चुका है हमारा लास्ट टॉपिक। चलिए जल्दी समझते हैं इसको क्या है, और फिर इसके बाद हमारा अगले चैप्टर को हम लोग मूव कर जाएंगे। उससे पहले हम लोग करेंगे क्या, अगले चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उस अगले चैप्टर के लिए अगले चैप्टर में बता दें क्या पढ़ने वाले हम लोग। IUPAC का हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास में जो चैप्टर आएगा वो होगा हमारे पास केमिस्ट्री सेकंड का, ठीक है। तो वहां पर हेलो एल्केन्स हम लोग शुरू करेंगे, शॉर्ट फॉर्म बनाना, ठीक है, शॉर्ट वीडियोज। तो उसके लिए पहले हमें IUPAC कुछ कॉमन नेमिंग ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम पहले बताएंगे। और इसके बाद हम लोग चालू करेंगे कौन सा अपना, हम लोग अपने चैप्टर चालू कर देंगे हेलो एल्केन, ठीक है। तो केमिस्ट्री सेकंड पूरी लेकर चलेंगे, पूरी केमिस्ट्री सेकंड खत्म करने के बाद फिर हम लोग जो इसका 5वां चैप्टर बचा हुआ वो लेकर चलेंगे, क्योंकि उसमें IUPAC है, उपसंयोजन संयोजन केमिस्ट्री वाली, जो कि पेपर में ज्यादा आती है, तो इसलिए हम आखिरी में रखेंगे ताकि उसको आप आखिरी में आराम से पढ़ के समझ सकें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपना शुरू करते हैं। आखिरी का टॉपिक क्या है हमारा, लेंथेनाइड आकुंचन। क्या दिया हुआ है, लेंथेनाइड आकुंचन। देखिए लेंथेनाइड आकुंचन होता क्या है, आकुंचन का मतलब बस आप ये समझिए कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा हो जाना। क्या बोला, छोटा हो जाना, घट जाना, इसको हम कहते हैं आकुंचन। अब यहाँ पर क्या घटेगा, यहाँ पर घटेगी परमाणु की त्रिज्या, परमाणुओं की त्रिज्या, जो भी तत्व होते हैं उनकी त्रिज्याएं कम हो जाएंगी। किस वजह से कम हो जाएंगी, बस हमें वही चीज बतानी है, ठीक है ना। तो परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी और उसी घटने को हम कहेंगे आकुंचन। और किस वजह से घटेगी, बस उस चीज के बारे में जिक्र करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है जब लेंथेनाइड, एलन मतलब क्या, लेंथेनाइड, इसमें हम बाएं से दाएं चलते हैं, पता है ना। लेंथेनाइड हमारे पास होते हैं जो तत्व वो कौन से होते हैं हमारे पास में, वाले होते हैं F ब्लॉक के। F ब्लॉक में होता है हमारे पास, अगर आपको याद हो वैसे हम बता दें कि हमारे बेसिक वाली वीडियो में जाके आप ट्रिक से समझ सकते हैं कौन से लेंथेनाइड तत्व होते हैं, ठीक है। वैसे ट्रिक का जो तत्व है उनके कौन कौन से सिंबल है हम ट्रिक आपको एक बार बता देते हैं। ट्रिक हमारी थी, लाशे पर नदी बही, पमी शाम यूरोप गड़ी, तब भी डायन हो इरिटेट, तुम यहाँ भी ड्यूटी पड़ी, ठीक है। तो आप वहां पर अपना जाइए बेसिक में, वहां पर जाके अपना इस ट्रिक को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तत्वों को देख सकते हैं, उनके नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल आपको बस उसके बारे में बता रहे हैं कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी नाभिक में, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉन प्लस के, इलेक्ट्रॉन माइनस के, प्लस और माइनस बढ़ेंगे तो आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो फिर क्या होगा आपको पता ही है, आकर्षण बढ़ेगा त्रिज्या घट जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो घट जाती है। और कह रहा है क्या होता है, ऐसा हो क्यों रहा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या बढ़ना नाभिक में। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, है ना। मतलब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। यानी कि जो नाभिक का लगाया गया आवेश होता है, नाभिक द्वारा लगाया गया आवेश को हम लोग कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा लगाएगा, ज्यादा आकर्षण लगाएगा तो क्या होगा, त्रिज्या घट जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो लेंथेनाइड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घट जाती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब इस प्रभावी नाभिकीय आवेश को रोकने वाला जो होता है वो होता है परीक्षण प्रभाव। हमने इससे पहले भी बताया था आपको, परीक्षण प्रभाव जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश का विरोध करता है, रोकने का काम करता है। बट यहाँ पर नहीं रोकता है क्या, अगर यहाँ पर भी रोक दे तो फिर जो त्रिज्या घट रही लगातार वो घटना बंद हो जाए। बट यही बात तो है, यहाँ पर यही तो नहीं हो पाता, इसीलिए तो हम लेंथेनाइड आकुंचन इसको कह रहे हैं। लेंथेनाइड हमेशा क्या होता है, आकुंचित होता रहता है, त्रिज्या घटती रहती है। क्यों नहीं बढ़ रही त्रिज्या, यहाँ पर परीक्षण प्रभाव काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षण प्रभाव लगाने का काम करता है वो है F4F कहता है कि हम परीक्षण प्रभाव लगाएंगे, जबकि 4F के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं कैसे, उनका परीक्षण प्रभाव होता है दुर्बल। तो 4F का दुर्बल परीक्षण प्रभाव जो है वो पूर्ण विरोध नहीं कर पाता है, ठीक है। पूर्ण विरोध क्या करता है, नहीं कर पाता है, ठीक है ना, किसका, इस प्रभावी नाभिकीय आवेश का, ठीक है। तो 4F इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परीक्षण प्रभाव जो है वो पूर्ण विरोध नहीं कर पाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश का। इसी वजह से हमेशा लग जाता है, इसकी त्रिज्या घटती रहती है, और इस घटना को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड आकुंचन। उम्मीद करेंगे पेपर में आएगा तो आप करके बढ़िया से आएंगे, ठीक है। देखिए 3 या 4 नंबर पे आता है तो काफी सारी चीजें आती है, लेंथेनाइड आकुंचन और उसके परिणाम एक साथ में आता है, तो आपको 2 चीज लिखनी पड़ेंगी। तो परिणाम क्या है इसके, देखिए इसकी वजह से होता क्या कि जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होती है उनके क्षारीय लक्षण बढ़ जाते हैं। मतलब लेंथेनाइड के जो भी ऑक्साइड बनेंगे या हाइड्रोक्साइड बढ़ेंगे उनका क्षारीय गुण बढ़ जाएगा, इसकी वजह से लेंथेनाइड आकुंचन के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जो डी ब्लॉक में
4D और 5D श्रेणी के तत्व होते हैं उनका आकार भी लगभग क्या आ जाता है, आपस में बराबर हो जाता है, लगभग समान हो जाता है। किसकी वजह से? लेंथेनार्ड आकुंचन की वजह से। ठीक है, फिर क्या है? लेंथेनार्ड संकुचन, संकुचन, संकुचन या आकुंचन हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। तो लेंथेनार्ड संकुचन की वजह से क्या रहा है? विलेयता व संकुल बनाने के गुण में भी परिवर्तन होता है। इसमें विलेयता व संकुल बनाने के गुण में, कॉम्प्लेक्स बनाने के गुण में, इसमें परिवर्तन आने की वजह से क्या होता है? लेंथेनाइडों का पृथक्करण आसान हो जाता है। लेंथेनाइडों का पृथक्करण आसानी से कर लेते हैं। देखिए होता है कि जमीन के अंदर से हम लोग जब भी कोई तत्व निकालते हैं, कोई पदार्थ खोजते हैं, तो वो किसी न किसी अशुद्धि के रूप में होता है। कहीं ऑक्सीजन की अशुद्धि, कहीं सल्फर की अशुद्धि, किसी न किसी चीज की उसमें अशुद्धियां होती हैं। तो हमें उस तत्व को करना क्या होता है? शुद्ध रूप में उस तत्व से बाहर निकालना होता है। ठीक है, सेम लेंथेनाइडों के साथ भी होता है, ये भी किसी न किसी अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। तो हम लेंथेनाइडों का पृथक्करण ना कर पाते यदि लेंथेनाइड आकुंचन ना होता। लेंथेनाइड आकुंचन होने की वजह से लेंथेनाइडों का पृथक्करण आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि विलेयता और संकुल बनाने के गुण में भिन्नता आ जाती है। इस वजह से हम लेंथेनाइडों को आसानी से अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंथेनाइड आकुंचन और इसके परिणाम दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर क्या? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानता बताइए। तो दोनों में समानताएं क्या होती है? ध्यान समझिए। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हो, दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3। दोनों के दोनों विद्युत धनी और प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के धनायन जो होते हैं वो रंगीन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों में क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके धनायन कैसे होते हैं? अनुचुंबकी। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनके धनायन होते हैं अनुचुंबकी। और आकुंचन दोनों में ही होता है, चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, दोनों में ही आकुंचन की घटना पाई जाती है। बात क्लियर? ठीक है, अब लेंथेनाइड एक्टिनाइड में समानता देख ली तो अंतर क्या हो सकता है? अंतर समझिए। ठीक है, लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 के अलावा +2 +4 भी होती है, जबकि एक्टिनाइड की +3 तो होती है लेकिन +4 +5 +6 भी होती है इनकी। ठीक है, लेंथेनाइड में केवल पीएम यानी प्रोमीथियम जो होता है वो हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, ओनली पीएम। ठीक है, जबकि एक्टिनाइड में सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, जितने भी हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं एक्टिनाइड में। इसमें क्या संकुल बनाने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती है लेंथेनाइड में, लेकिन इसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। संकुल क्या है? कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। अभी हमारा जो चैप्टर आखिरी में आएगा उसके बारे में पता चलेगा, बस अभी आप सब याद रखिए। इसके हाइड्रोक्साइड व ऑक्साइड क्या होते हैं? कम क्षारीय होते हैं। किसके? लेंथेनाइड के। जबकि एक्टिनाइड के क्या होंगे? अधिक क्षारीय। लेंथेनाइड के जगह चुंबकीय गुणों को समझना क्या है? सरल होता है, जबकि एक्टिनाइड के चुंबकीय गुणों को समझना कठिन है या जटिल होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा तो भैया हमारे पास एक आखिरी चीज होगी Ce3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये काफी ज्यादा पेपर में आता है, इसको करेंगे कैसे जरा समझिए। अब कुछ लोग कहेंगे साहब हमें नहीं आता है, तो आपको नहीं आता तो हमने एक ट्रिक बताई थी, सास पास दे पास दे ऐसा था, सास पास पास दे पास फिर दे पास फिर दे पास। ठीक है, तो ट्रिक हमने क्या बता कर आपको? हमने कहा था ये ट्रिक लगाइएगा। देखिए ये सास पास पास दे पास दे पास फिर दे पास फिर दे पास। ठीक है, इसको हमने कहा था स्ट्रिक को लगा लीजिएगा, आसानी से आप कर लेंगे। अब स्ट्रिक का मतलब क्या था? देखिए सास का मतलब था यहाँ पर हमारे पास एस एस पी एस, स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था हमने ये चीज, पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, है ना? याद आ रहा है? फिर हमने कहा था यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को शो करिए। तो एस पर हमने कहा था कि 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते, तो जितने भी एस है उन सब में कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 कर सकते हैं हम लोग। जितने पी है उस पे 6 से ज्यादा नहीं, और जितने डी होते हैं उन पर 10 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते इलेक्ट्रॉन, और एफ वालों पर 14 यानी कि 14। इसके आगे कोई ना कोई नंबर लिखा जाता है बिल्कुल। तो एस की स्टार्टिंग होती है हमारी, पहले सबसे पहले एस को ही लिखते हैं, तो 1 तो 2 फिर 3, आगे क्या इसको 4 5 6 7 8। इसी प्रकार एस के बाद हमारा दूसरा नंबर कौन आता है? पी को स्टार्ट करते हैं लिखना, तो पी को हम लोग 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और डी वाले को 3 से, तो 3 4 5 6, और एफ वाले को 4 नंबर से 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक थी, और बस इसको देख के आपको क्या करना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं।
समस्या ये है कि आपको Ce3+ करना है, ना कि Ce। पहली चीज तो आपको Ce का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, कितना होता है 58, तभी आप कर पाएंगे, तो उसको याद कर लीजिएगा। अब ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक लगाते हैं। इसमें क्या थी हमारी, सास, पास, पास, दे पास, दे पास। ठीक है, चेक करते हैं हमारा इतने में हो जाए कि नहीं हो जाएगा। नहीं हो रहा तो हम आगे लिख लेंगे यहाँ पर, फिर दे पास करके लिख सकते हैं, तो F केवल लिख ले रहा है। ठीक है ना, आगे D नहीं लिखना, चेक कर लेंगे कि हमारा हो जाए कि नहीं हो जाए कितने में। अब चलिए इसमें क्या करें, नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे तक। ठीक है ना, P वाले को 2 3 4 5, D वाले को 3 4 और F वाले को 4। ठीक, अब इसमें करने क्या है, बस इलेक्ट्रॉन्स भरने हमें। तो चलिए इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं हम लोग। बताइए S पर कितने, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 10 48 48 6 54 55 56 57 58। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर करना क्या है, कह रहा है क्या करिए, Ce3+, है ना, Ce3+। इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन 3 गायब करने हैं आखिरी के ऊर्जा स्तर से। कहाँ से हटाना है, आखिरी के ऊर्जा स्तर से। आपकी हम सुविधा के लिए बता दें कि ये एक हमारा एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन जो होता है उसमें हमारा बता दें क्या होता है भैया, कि सीई में कहता है एक्सेप्शन में कि एफ के इलेक्ट्रॉन निकाल के एक डी में डाल दो। किस में डाल दो, एफ का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी में डाल दो। तो भैया एफ में यहाँ पर 2 ना लिखकर हम क्या करेंगे, यहाँ F1 और D1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन एक तरह का अपवादी होता है। तो हमारा D लास्ट था 4, तो ये हो जाएगा 5D। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अपवादी था इसलिए F पर 2 ना लिखकर 1 लिखेंगे। अब 3+ का मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन हटाना, सबसे आखिरी से हटाना। तो आखिरी का देखिए कौन सा है, ये है सबसे बड़ा नंबर 6। ठीक है, तो अगर 6 से आप इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ही चले गए, तो 6s2 तो पूरा गायब हो गया हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद 6 के बाद आता 5 नंबर। अब 5 नंबर में भी अगर हम चेक करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, 5 नंबर में हमारे पास क्या होगा, 5 नंबर में हमारे पास जो है वो भैया कौन कौन सा आ रहा है, S आ रहा है, P आ रहा है और D आ रहा है, बस। और हम अब समस्या ही कि तीनों ही 5 नंबर पे हैं, तो हम हटाएं कहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो S, P, D, F ये हमारा क्रम होता है। देखिए सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे है F, बड़ा F इसमें है नहीं। तो उसके बाद है D, तो सबसे पीछे कौन है, इसके बाद D है। S, P और D में सबसे पीछे है D, तो हम लोग पीछे वाले से हटाएंगे, तो D वाले से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। तो अभी 2 तो हमने S से हटा दिए, तो एक D से हटा देंगे तो D वाला भी गायब हो गया। तो हमारा जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा 5p6 और 4f1। क्लियर, तो ये हमारा हो चुका है इसका 58Ce3+ यानी सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये पूरा चैप्टर बढ़िया से क्लियर हो गया होगा शॉर्ट में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको क्या हो सके और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे तो प्लीज हमारे लिए कोशिश कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे अगले चैप्टर के बारे में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।